सेशन में पढ़ा था। ओके, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी निश्चित रूप से। हमने जाना था फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं। 3 तरह की जरूरतें होती हैं इंसान की यूजुअली ट्रांजैक्शन करने के लिए, और ये था डिमांड ऑफ मनी जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो देखे दिखाए और जाने और समझी हुई जो लाइबिलिटीज हैं उनके लिए, जिनके बारे में पता है, जिनके बारे में पता नहीं है लेकिन वो आ सकती हैं और उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है, वो उसके लिए कैश बैलेंस रखना, और स्पेकुलेट करने के लिए कैश बैलेंस रखना। 3 तरह से कैश बैलेंस की जरूरत हाउस होल्ड को, इंसानों को मतलब पड़ सकती है हम लोगों को। ठीक बात है। फिर हमने ये भी देखा था कि आखिर मनी इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि बार्टर सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट हो सकता है, ट्रबलसम हो सकता है और हर जगह काम आए, यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो यूनिवर्सल हो। जो हमने पढ़ा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा तभी बार्टर सिस्टम काम करेगा, वरना नहीं करेगा। देन we also saw that money is accepted because it is most liquid। आज मैंने कोई चीज पैसा एक्सेप्ट किया है, आज के 10 दिन बाद जो है उसे इस्तेमाल करूंगा तो भी वही वैल्यू रहेगी और जल्दी से वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी कि वो यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। ठीक है, तो एक के द्वारा दिया गया गुड्स, दूसरे के द्वारा दिया गया सर्विसेज, किसी का एसेट, इन सब के आपस के लिए कॉमन यार्डस्टिक जैसा काम करता है ना, और कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। तो ये सब उसके जो है वो मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मनी कैसे मेजर किया जाता है किसी इकोनॉमी में, जैसे एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूँ कि जब भी कभी आरबीआई, ठीक है, अब क्योंकि आप बेसिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए बता रहा हूँ, आरबीआई जब भी मॉनिटरी पॉलिसी या कहीं भी जब भी रेफरेंस आता है कि मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, जब मॉनिटरी पॉलिसी के टर्म्स में आरबीआई बात कर रही होती है, तो वो कल जो हमने परसों पढ़ा था M3 याद है ना सबको, M1 M2 M3, तो जो M3 होता है वही होता है मनी सप्लाई। जब बोला जाए तो समझिए M3 की बात हो रही है। तो कहने का अर्थ यह है, उदाहरण के तौर पर समझने वाली बात यह है कि जो मनी है, मनी के अलग अलग मेजर्स होते हैं जो, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के समय और के समय और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो मदद करते हैं जानने में कि हमारे इस एक्शन से या इस डिसीजन से टोटल जो लाई कंट्री की लैंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये भी आप जान लीजिए कि मॉनिटरी पॉलिसी के स्टांसेस होते हैं, रुख जिसे कहते हैं। जैसे शेयर में आपने सुना होगा ना, बुलिश और बेरिश सुना होगा, वैसे ही मॉनिटरी पॉलिसी में भी इंस्टांसेस होते हैं। इंस्टांसेस क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी है या एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी है, यानी ये जो डिसीजन हम लेने जा रहे हैं इस समय, हमारा रुख यह है कि मनी सप्लाई को एक्सपैंड किया जाए या उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है एक्सपेंशनरी डिसीजन या ये डिसीजन जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी डिसीजन। अंडरस्टूड, ये बात कही जाती है। तो मेजर्स हम सब जानते थे कि ओल्ड मेजर्स और न्यू मेजर्स 2 तरह के होते हैं। ओल्ड मेजर समझना तो बहुत ही आसान था, हमने सीधे सीधे देख लिया कि रिजर्व मनी या M0 उसको कहते हैं कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है। प्रीलिम्स में क्या है ना कि चीजें फंसाता है वो। प्रीलिम्स जब होता है तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है और ये भी देखता है कि आपने कितना ध्यान लगाकर पढ़ा है। अभी देखिए उसका उदाहरण आपके सामने दिख जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज देखिए ध्यान देकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। करेंसी इन सर्कुलेशन और डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इन दोनों को अगर जोड़ लीजिए तो आरबीआई का रिजर्व मनी हो गया। सिंपल सी बात है भाई। करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। और ये डिपॉजिट्स का किसके पास के डिपॉजिट्स कहे जा रहे हैं? जो आरबीआई के पास बैंक्स के और सबके डिपॉजिट्स होंगे उनकी बात हो रही है। यानी कुल मिलाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से निकला हुआ या उनके पास जमा हुआ जो पैसा है वही रिजर्व मनी है। हो गया, सिंपल सा बात है कि नहीं है? आप समझ गए मेरी बात। तो रिजर्व मनी वो हो गया जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, टोटल करेंसी जितना इशू किया गया है करेंसी इन सर्कुलेशन है, और डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास है उनको दोनों को जोड़ लीजिए तो रिजर्व मनी हो गई। इसमें क्या परेशानी की बात है? परेशानी की बात देखिए कहाँ है, आगे बढ़े और देखें आप कि जो ध्यान देने योग्य बात वो कहाँ है। अब देखिए जब नैरो मनी पर आए, रिजर्व मनी हो गया M0 ठीक। आप नैरो मनी पे आइए। हमने सीखा था कि नैरो मनी को 2 तरह के एग्रीगेट्स बनाए जाते हैं, एक M1 और एक M2। M1 में हमने क्या देखा था कि करेंसी विद पब्लिक। ये देखो, क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे फंसाएगा? ऐसे फंसाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व मनी में करेंसी का अर्थ है
करेंसी विद पब्लिक। नैरो मनी M1 में करेंसी का अर्थ है करेंसी इन सर्कुलेशन। समझ रहे हो बात? उल्टा कर देगा, पलट देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। यहाँ क्या बात की जा रही है? रिजर्व मनी में ऑल द करेंसी दैट हैज बीन इन सर्कुलेशन, ऑल करेंसी। जबकि यहाँ M1 में क्या बात की जा रही है कि जो करेंसी पब्लिक के पास है, ठीक है, उस करेंसी की बात की जा रही है। ठीक है, ये एक मिनट, इसे मैं बाद में रिव्यू करके बताता हूँ। डोंट 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 वरी अबाउट दैट। तो करेंसी विद पब्लिक की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पब्लिक डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और यहाँ डिपॉजिट्स विद आरबीआई। साफ साफ एकदम स्पष्ट, जिसे कहते हैं डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। नैरो मनी के M1 में क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, और वहां क्या है? डिपॉजिट्स विद आरबीआई, सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स हैं उनकी बात वहां हो रही है। यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, उसमें नोट्स भी आ गए, कॉइन्स भी आ गए, सारी चीजें, सारे डिपॉजिट्स। हाँ देखो ना, मैं कह रहा था ना कि ये उल्टा हो गया है, गलती से उल्टा हो गया है, आप क्षमा कीजिएगा, ये गलती से उल्टा हो गया है। नोट्स और क्वाइंस जो है वो इधर आने चाहिए करेंसी में, और गवर्नमेंट और बैंक इधर आना चाहिए। ये अभी जो सजाते सटाते हुए कहीं से उल्टा हो गया। तो नोट्स कौन इशू करता है भाई? क्या आरबीआई सारे नोट्स इशू करता है? बताइए जरा। अभिषेक बोलते हैं नो, पंकज भी बोलते हैं नो। नो, ऋषभ ने कहा एक्सेप्ट ₹1। क्वाइन रमाकांत ने कहा गवर्नमेंट। ओके ओके, तो मेजॉरिटी मेजॉरिटी यही कह रही है कि जो है सारे नोट्स आरबीआई इशू नहीं करता है। ₹1 का नोट जो गवर्नमेंट इशू करती है, सेक्रेटरी का साइन अलग। हाँ, ये सब तो बात सही है, लेकिन आप सब लोग गलत हैं एक्चुअली। इसी को कहते हैं ध्यान से पढ़ना। सारा नोट्स आरबीआई ही इशू करता है, कोई और इशू नहीं करता है। और आरबीआई के द्वारा इशू गई सारी करेंसी को ही मिलाकर कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। ये भी ध्यान रखिएगा, एक नया टर्म है, जान लीजिए, पिछली बार नहीं डिस्कस हुआ था। हाई पावर्ड मनी या बेस मनी जिसे बोलते हैं, आरबीआई के द्वारा इशू की गई सारी करेंसी को मिलाकर हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है भाई। क्वाइंस भी उसमें आ गया और वो सब आ गया। मुझे परेशानी वाला बात आप बोल रहे हैं कि नहीं आरबीआई नहीं इशू करता है, ₹1 का नोट तो गवर्नमेंट इशू करता है। बिल्कुल नहीं करता है, आरबीआई ही इशू करती है ₹1 का भी नोट्स, लेकिन उसको पे करने की लायबिलिटी आरबीआई की नहीं होती। दोनों में डिफरेंस है। आरबीआई इशूज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। So whenever it comes to a situation where that particular ₹1 note is to be honored, at that point of time, it will be the government's liability and not RBI's liability. That is the sharp distinction, if I have understood things correctly. अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा आप लोग। ऐसी कोई बात, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ और आप लोग करंट अफेयर्स और उसमें बने हुए हैं, पढ़ाई में बने हुए हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। आई एम ओपन टू करेक्शन, लेकिन दैट्स द रियलिटी that RBI understand this please carefully from ₹2 notes to 2000, 2 से 2000 रुपए तक के जो नोट्स होंगे, मतलब जितने एक से ऊपर के जितने भी नोट्स होंगे ₹1 को छोड़ के, उनको सबको इशू भी करता है आरबीआई, और जरूरत पड़ने पर उसको ऑनर करना पड़ेगा आरबीआई को ही। इसीलिए लिखा होता है मैं धारक को इतना इतना रुपया देने का वायदा करता हूं। तो ₹1 का नोट जरा गूगल करिए, जो ₹1 का नोट चलता रहा है, उसको गूगल करके देखिए जरा, उस पर क्या लिखा है। इन इमेजेस पे जाके देखिए, मैंने नहीं देखा, चेक किया, आपके साथ साथ चेक कर लेता हूँ, मजे मजे से पढ़ते चलते हैं। पुराना ₹1 कहीं लिखो, तो धारक वारक कहीं कुछ लिखा है? किसका साइन हो रहा है यहाँ? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब आप समझ गए जो वो बता रहे थे। हाँ, ऋषभ ने जो लिखा वही बात है कि अर्पित ने भी लिखा है, बिल्कुल सही। तो आप समझ गए बात। आरबीआई का इसमें कहीं कोई लेना देना है? कोई लायबिलिटी आरबीआई के ऊपर है? नहीं है आरबीआई के ऊपर लायबिलिटी, जाने रहिएगा इस चीज को। तो वो लायबिलिटी गवर्नमेंट हो गई, और जो करेंसी है उसकी लायबिलिटी हो गई। जो ₹2 से ऊपर के नोट्स हैं उनकी लायबिलिटी पड़ा हुआ होता है। समझ गए बात? चलो अच्छी बात है, सबने देख लिया, एक नजर सबकी पड़ गई, बहुत अच्छी बात। तो इसे M1 कहते हैं। पब्लिक के जो डिपॉजिट्स बैंक्स के पास है, और जो करेंसी है जो सर्कुलेशन में तो है,
लेकिन उतनी ही करेंसी सिर्फ जो पब्लिक के पास, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर बात ये की जा रही है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहना चाहूं तो आप ऐसे समझ लें कि M1 जो है उसमें दोनों करेंसी और डिपॉजिट दोनों में पब्लिक आता है। ऐसे याद रहेगा, आपको ध्यान रखेंगे कि भाई M1 की जब भी ओल्ड वाला जो M1 है, और ओल्ड में M1 में तो ज्यादा चेंज कुछ हुआ नहीं है, तो आप ऐसे इसको याद रख लीजिएगा कि भैया M1 का मतलब ये हुआ वो चीज, वो पैसा, वो करेंसी जो पब्लिक के पास हो, और वो डिपॉजिट जो पब्लिक ने किया हो बैंक्स के पास। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं जो करेक्शन है वो करता चलूं। ऑल राइट, ठीक भाई। तो गवर्नमेंट और बैंक्स के जो हो गए वो बात हो गई, डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट के और बैंक्स के पास का जो हो गया, नोट्स और कॉइन्स की बात हो गई। ठीक है, बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट्स है, किसी के भी डिपॉजिट्स हो, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट है पब्लिक का पूरा मिला के, जितने भी पब्लिक के फंक्शनरीज और ऑर्गन्स है सबको मिलाकर जो डिपॉजिट है M1 का हिस्सा हो गए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, देखिए करेंसी विद पब्लिक तो वही बात हो रही है, पब्लिक डिपॉजिट बैंक वही बात हो रही है, उसमें करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों आ गया। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों आते हैं, तो सबको मालूम। बस यही हमने सोचा था कि ये जरूर ध्यान रखेंगे भैया कि जो M2 था उसमें जो है वो कोई किसी भी प्रकार का जो टाइम डिपॉजिट है वो नहीं होता है, डिमांड डिपॉजिट ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, कि जो जरूरत पड़ने पर तुरंत विड्रॉ हो जाए वो पैसा होता है। अभी M2 तक उसका कोई जिक्र नहीं होता है पुराने वाले में। और पुराने वाले में एक अंतर और था कि इसमें पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग डिपॉजिट भी शामिल होता है। तो बस इससे ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अरे भाई ये रोड मनी नहीं है, ब्रॉड मनी है, ये भी कहीं गलती हो गई, इसे भी ठीक कर लेता हूँ, सब करते चलते हैं। ओके फाइन, तो एक तो ये समझ गए आप कि जो है M2 में आगे चलकर आप देखेंगे, और अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कल हमने जब पढ़ा था कि जो नया वाला सिस्टम है, हाँ जो नया वाला सिस्टम है उसमें क्या होता है, 2 चेंज होते हैं। ठीक है, एक पहला चेंज क्या होता है कि जो टाइम डिपॉजिट्स को भी M2 से ही शुरू कर दिया गया, और दूसरा पोस्ट ऑफिस वाले को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। तो ब्रॉड मनी का जो कॉन्सेप्ट आप अगर समझना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रॉड मनी का मतलब सिर्फ M2, और उसमें क्या जोड़ दीजिए, बैंक्स के पास आने वाला टाइम डिपॉजिट्स अगर आप जोड़ दीजिए, मैटर खत्म, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वो M3 हो जाता है, सिंपल सी बात। ठीक, अब बात आती है कि लेकिन वो पुराना हो गया कहानी, और पुराना वाला भी और आज भी M3 ही है। जब कभी कोई आरबीआई में बात हो रही हो या मनी सप्लाई, जैसे मनी सप्लाई अखबार में छपा हुआ है, तो मनी सप्लाई का अर्थ होता है M3, यानी जितने तरह का मनी पॉसिबल है उसको वो इंक्लूड कर ले रहे हैं, जो कि मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैंने इनको साथ में कर दिया, पिछली बार मुझे लगा कि अलग अलग क्यों करें, साथ ही कर देते हैं सबको, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब नए के लिए मैंने N लिख दिया है ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो N का अगर देखिए एग्जाम्पल, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम ताकि आपको समझ में आ जाए। अब नया जो M0 है, NM0 जिसे कहेंगे, उसमें करेंसी एट सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर मैंने आपको बताया था कि कुछ और डिपॉजिट्स होते हैं जो आरबीआई के पास होते हैं, उनको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो NM0 कहलाता है। ठीक है, अदर डिपॉजिट्स आरबीआई वाला आ गया, एक नई चीज आ गई। NM0 से 1 की तरफ जब जाएंगे तो करेंसी एट पब्लिक हो गया, देखो याद आया, यहाँ वो डिफरेंस मेंटेन्ड है। ठीक, सर्कुलेशन था और यहाँ पब्लिक के पास वाला करेंसी है, तो वो डिफरेंस मेंटेन्ड है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल राइट, डिमांड डिपॉजिट्स आ गए और अदर डिपॉजिट्स एट आरबीआई, फाइन। ठीक, अभी भी ठीक है, चलेगा। ये देखिए जो चेंज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, और वो क्या है चेंज कि यहाँ पर एक तो पोस्ट ऑफिस वाली चीजें ड्रॉप कर दी गई, तो NM1 प्लस, और एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई, 1 साल तक की मेच्योरिटी वाले रेजिडेंट लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं वो अगर उन्हें मिला लिया जाए तो NM2 हो जाता है, फाइन। और थोड़ा सा आगे बढ़े, NM2 में अगर 1 साल के ऊपर वाले मेच्योरिटी वाले भी जोड़ लिए जाएं, और कॉल टर्म बोरोविंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी तरह के हो, है ना, फलाना फाइनेंशियल ऑफ इंडिया, ऐसे करके जितने भी नाम है बड़े बड़े आप सुनते हैं जो उस फील्ड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनके अगर जितने बोरोविंग्स होते हैं, कॉल और टर्म बोरोविंग्स जिन्हें कहते हैं, बताया था मैंने कि 1 दिन और 14 दिन, ये डिफरेंस होता है कि 1 डे ओवरनाइट वाले होते हैं कॉल वाले, होगा अप टू 14 डेज का अगर होगा तो उनको क्या कहते हैं, टर्म बोरोविंग्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़े। यहां तक हमने बात कर ली थी, क्योंकि इस बहुत एलेबोरेट नहीं करना चाहता मैं, यहां तक हमने बात कर ली थी कि भाई क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ब्लू वाला जो पोर्शन है वो स्ट्रिक्टली बैंकिंग सेक्टर के सारे जो एग्रीगेट्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। अगर आपको और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए और इलेबोरेट तरीके से जानना है कि और कहां कहां पैसा हो सकता है भाई इंसान का, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले को सारा अंदाजा होना चाहिए इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स, तो अब धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर से बाहर की तरफ जो है वो चीज वो होगी। एक मिनट, एक फोन आ रहा है बार बार बीच में। तो कहां पर थे हम कि अगर आप पूरी जो है ओवरऑल पोजीशन ऑफ फंड्स, पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बार जो नया वाला सिस्टम है उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस की गई। M3 तक तो वो लाए ही आपको, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बैंकिंग सेक्टर से बाहर कितना पैसा है वो भी अगर अंदाजा लगाना है, उसके लिए उन्होंने L1, L2 और L3 नाम के 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स दिए। और L1 में NM3 तक तो होता ही है, प्लस क्या कहते हैं, पोस्ट जो वहां ड्रॉप किया था पोस्टल सेविंग्स वाला, वो इसमें यहां पर लाकर जोड़ दिया। बहुत सिंपल, ठीक। L2 में बढ़िए, जब L1 से L2 की तरफ बढ़ते हैं तो L1 को तो है ही, उसके साथ टर्म बोरोविंग्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और टर्म, ये टर्म बोरोविंग्स है, ये टर्म डिपॉजिट्स है, कितना बोरो किया है कितना कहाँ डिपॉजिट किया वो दोनों जोड़ दीजिए। ये सारा चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हो रहा है, प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लें आप, ये सारी चीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कही जा रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ नीले तक क्या था, सब कुछ बैंक, यहाँ क्या आया, पोस्ट ऑफिस, और यहाँ क्या आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ क्या आ गया, अगर याद है आपको तो एनबीएफसी। आप मेरी बात समझ पाए, जो हम कहना चाह रहे हो समझ गए आप, कि पैसा किसके किसके पास होता है सोसाइटी में भाई, बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, और एनबीएफसी के पास, जो कि नए नए अब आए हैं बिजनेस में, एनबीएफसी हो गए। घूम घुमा के पैसा जितना भी मार्केट में सर्कुलेट होगा वो कहाँ होगा, यही तो होगा। कमर्शियल बैंक्स हो गए जो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, कोई कोई रिटेल बैंकिंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मॉर्टगेज करने वाली कंपनीज हैं, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिस्से हो गए। तो आखिर पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, बैंक्स में हो रहा है और नॉन बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। तो नॉन बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ, 3 मुख्य भाग हुए उसके, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी। उनका जैसे जैसे जोड़ते जाइए, जैसे जैसे उनको पब्लिक से जोड़ते जाइए, आप देखिए ये पब्लिक के सब, बैंक को छोड़ के, ध्यान से सुने मेरी बात, बैंक को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक के सबसे करीब कौन सा है जो पैसा रखता है, पब्लिक कहाँ रखता है पैसा बताइए। बैंक में नहीं रखना हो पैसा तो कहाँ रखता है पैसा, पैसे का लेन देन कहाँ करता है, पोस्ट ऑफिस में, सेविंग डिपॉजिट में और स्कीम में, उसमें डाल देता है कि नहीं डाल देता, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़िए, थोड़ा और रिमोट चले जाइए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पैसा हैंडल करते हैं पब्लिक का, और रिमोट चले जाइए जो कि कंप्लीटली अपने कैरेक्टर में नॉन बैंकिंग, उसका नाम ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस, जो कंपनीज हैं उनका नाम ही वही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो वो उनका भी पैसा जोड़ लीजिए, हो गया काम, सारा पैसा जितना था मार्केट में सब आपके सामने है। तो एनबीएफसी में और बैंक्स में अगर मैं कोई एक डिफरेंस आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे, इसके अलावा कि इनका वो तो नाम ही उनका नॉन बैंकिंग है, ऐसा ऐसा मुख्य डिफरेंस क्या है, क्यों नॉन बैंकिंग है वो, क्या वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते? बताइए जरा, क्या एनबीएफसी, सोचकर बताइए, आई विल वेट। अर्पित का कहना है नहीं, आरबीआई का रेगुलेशन है कि वो नहीं नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लार्ज इंटरेस्ट पे लोन देता है, ओके ओके। अच्छा तुम चाहो, अगर तुम्हारा पैसा एनबीएफसी में जमा हो, एनबीएफसी में हो तो जाके निकाल सकते हो उसे,
एनबीएफसी का कोई एटीएम होता है क्या? समझ गए? बेसिक्स जाना करो, बेसिक। ये कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि नहीं है? तो वो जो है, डिमांड डिपॉजिट्स एनबीएफसी में नहीं हो सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं और आप सब लोग एग्री करेंगे कि हाँ, वो जो है वो डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता है। समझ गए बात? कि आप गए और मांग लिया और पैसा मिल गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। डिमांड डिपॉजिट्स का जो काम है वो बैंक्स करते हैं। समझ गए बात को? ठीक रुद्र, एकदम ठीक बात है, आप लोग पहुंच गए। तो आप समझे मेरी बात? एनबीएफसी और बैंकिंग में एक आम आदमी के हैसियत से अगर देखिए तो क्या डिफरेंस है? कि वो जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो रोज का लेन देन जो बैंकिंग का है वो नहीं कर सकते वैसा। एक कोई क्वेश्चन पूछा था और ऊपर चला गया। आदित्य ने पूछा हुआ है, व्हाई एनएससीज आर एक्सक्लूडेड इन L1? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। L1 में से एनएससी, अच्छा आप कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाला जोड़ते तो हैं, लेकिन सेविंग्स डिपॉजिट जोड़ते हैं, एनएससीज को हटा देते हैं, क्यों भाई? अच्छा ऐसे ही बताइए, चलिए, इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है आपके हिसाब से? एनएससीज का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिन्हें कहा जाता है, उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? कोई कुछ लिखा तो है? हाँ, दो टर्म होते हैं ना, जहां तक मुझे याद है, एकदम से ध्यान नहीं, मुझे डेटा नहीं याद रहा। 5 साल और 10 साल का शायद हुआ करता था। एक 5 साल का, एक 10 साल का, जो भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है? तो एनएससीज को अब आप समझिए। आदित्य, डिड यू गेट द आंसर राइट अवे? कि क्यों जो है वो हम उसमें से एनएससीज को, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो गया, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गया, आप समझ रहे हैं ना? 5 से 10 साल तो बहुत हो गया। That is why, because of their long-term nature. That's my educated guess, as we call it. But for long-term, also long-term time deposits, long-term time deposits are also included in banks. आप ये कहना चाह रहे हैं कि NM3 में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आप बताइए? लिक्विडिटी में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, उसको एनएससी को तोड़ने का और एफडी को तोड़ने का, दोनों का लिक्विडिटी में डिफरेंस है कि नहीं है? दैट शुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, आई बिलीव। थिंक अबाउट इट। कैन वी फाइंड द आंसर बाय दिस लॉजिक? कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो हम करते हैं बैंक के साथ, एफडी होते हैं, उसको तोड़वाने में और एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को का जो तोड़ने में, उन दोनों के में तोड़ने में और लिक्विडिटी, जो ईज ऑफ लिक्विफाइंग देम, ईज ऑफ लिक्विडेटिंग देम में कोई अंतर होता होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो इसका नहीं हूँ, इस टॉपिक का, लेकिन आई कैन गेस लॉजिकली दैट वुड बी द डिफरेंस, और देयर वुड बी सम स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन एज पर द एक्ट व्हिच इज एप्लीकेबल देयर ऑन द पोस्टल डिपॉजिट्स। दैट वुड बी द रीजन। We will find out an answer for this. Nothing to worry. किसी को मिल जाएगा तो लिख दीजिएगा। वीना पूछ रही है बार बार, गोल्ड किस कैटेगरी में आता है? मतलब गोल्ड किस कैटेगरी में आता है? इनमें गोल्ड मनी होता है क्या? इज गोल्ड मनी? बताइए, आप पहले इसका आंसर दीजिए वीना जी, कि क्या गोल्ड मनी होता है? तो अगर वो मनी नहीं होता है तो हम इसमें स्टडी ही नहीं करेंगे ना, एसेट हो गया ना वो। सही बात है, वेल्थ हो गया ना। यस एब्सोल्युटली, ज्यादा वेल्थ कह लीजिए, एसेट कह लीजिए, लेकिन मनी नहीं हुआ ना, लिक्विड नहीं हुआ ना वो। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज लिक्विड, इट हैज टू बी लिक्विडेटेड टू टर्न इनटू करेंसी और मनी, सो दैट इज नॉट मनी इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर तो सवाल ही नहीं है उसके बाद। हाँ, गोल्ड के अगेंस्ट कोई चीज इशू की जाती है जो कि ट्रांसफरेबल है, जो कि लिक्विडेट किया जा सके, दैट में बी कंसीडर्ड। करेंसी एक्चुअली अगर देखो तो स्ट्रिक्टली पहले क्या सिस्टम होता था करेंसी का? करेंसी कैसे इशू होती थी पहले? गोल्ड के रिजर्व्स के अगेंस्ट ही तो इशू हुआ करती थी, कंप्लीटली, मतलब प्रोपोर्शन दोनों का आपस में जुड़ा हुआ था कि इतना तुम्हारे पास सोना है तो इतना ही करेंसी इशू कर सकते हो, इजंट इट? तो इनडायरेक्टली मनी से उसका संबंध है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो एसेट है।
ये चीज समझ गए। ये मैं आपसे बताऊं, ये और कहीं नहीं पूछा जाएगा। 2-3 सवाल इससे बन सकते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपके डेप्थ को टेस्ट करने के लिए। नंबर 1, इनमें आपस में कुछ कंफ्यूजन पूछ सकता है कि एक का एलिमेंट दूसरे में लगा था, दूसरे का तीसरे में। एक दूसरा, पुराने वाले और नए वाले का की तुलना पूछ सकता है, पीसीएस वगैरह में स्पेशली। और तीसरी चीज जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि जब मॉनिटरी पॉलिसी में और आरबीआई जब बात कर रहे होते हैं, किसी चीज की बात कर रहे होते हैं, मनी सप्लाई बोले, तो इनमें से कौन सा है जिसको मनी सप्लाई एक्चुअली माना जाता है? तो आप बता दीजिएगा, चाहे पुराना वाला हो चाहे नया। NM3 जो है, M3 या NM3 होता है जिसको मनी सप्लाई कहा है। फाइन। नहीं तो यू शुड, आई थिंक यू शुड, यू वुड हैव गॉट योर आंसर वीना, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड। इवन इफ दैट इज द लॉजिक कि क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी इशू होता है तो उससे इसका क्या लेना है? गोल्ड मार्केट में थोड़ा फ्लोट हो रहा है। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी नन ऑफ आवर कंसीडरेशंस हियर। तो इस प्रकार से सवाल पूछेगा, ये आप देख लीजिएगा, नीचे मैंने फुल फॉर्म्स और उनके जो वो है वो सब दे दिए हैं। ठीक है, कि कौन जो है कॉल और बोरोविंग्स क्या होती है, टर्म बोरोविंग्स क्या होती है, सब इसको आप एक बार अच्छे से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। फिर पीडीएफ भी तैयार हो ही जाएगा और फिर वो उसमें से पढ़ लीजिएगा। नॉट टू वरी, ये उसके लीजेंड्स दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि बैंक कैसे काम करता है, ये आप जान चुके हैं, इसको मैं बार बार बताऊंगा नहीं। आपका होमवर्क क्या है कि आप मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को आप बेसिक्स तो समझ ही गए हैं अंदर की चीज। तो मनी मल्टीप्लायर को शब्दों में बांधना, अच्छे से डिफाइन करना और उसका एप्लीकेशन वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा था कि जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस बैंक्स पर रखी जाती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि वो अपना पूरा का पूरा पैसा कैसे वो इस्तेमाल कर सकता है, उसके बैंक के अपने मर्जी पे नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि उसका मिसयूज पॉसिबल है और वो जो है वो डिपॉजिटर्स के सिक्योरिटी को रिस्क कर सकता है। दैट इज व्हाई सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो है डिपॉजिट लायबिलिटीज जितनी है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि भाई आप इतना पैसा जो है वो आगे फर्दर लेंडिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो आप इसमें से 20 रुपया जो है वो आरबीआई के हवाले कर दीजिए। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने समझने के लिए, आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए क्या कहा था कि आप यह 20 रुपया जो है उस किसान के अकाउंट में ही छोड़ दीजिए। तो एक्चुअली पैसा कहीं नहीं मूव हो रहा है इधर उधर। अकाउंटिंग जो होती है ना, जो अकाउंटिंग होती है वो प्लेज कर देते हैं। तो मान लीजिए CRR 20% है, एग्जाम्पल के तौर पर, हाइपोथेसिस में मान लीजिए 20% है, तो इनका ये जो बैंक है, नॉर्मल बैंक है, ऑर्डिनरी बैंक है, कोई कॉमर्शियल बैंक है, इसका 20 रुपया आरबीआई के खाते में लिख जाएगा, जमा हो जाएगा। अब उस 20 रुपए पे इनका अख्तियार नहीं रहेगा इस बैंक का। वो 20 रुपया माना जाएगा कि आरबीआई के पास जमा है, आरबीआई उसको बचा के रखता है ताकि जरूरत पड़े, उसके किसानों को जरूरत पड़े तो उसका पैसा दिया जा सके। समझ गए बात? तो आरबीआई इस सीआरआर को अपने पास रख लेता है, अपने कब्जे में, अपने जो कंट्रोल में जो है उसको रख लेता है। इसलिए इसे जो है कैश रिजर्व रेशियो यही कहलाता है। दूसरा हमने क्या बात की थी कि भाई एक तो यहाँ पर चेक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा चेक पॉइंट ये होना चाहिए कि जितना लेंडिंग के लिए जा रहा है उसमें से भी कुछ पैसा ऐसा हो कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसे लिक्विडेट किया जा सके, इसलिए वो सिक्योर लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। और बाकी का तो बैंक का काम ही है रिस्क वाला बिजनेस करना, इसमें तो कोई डिनायल तो है नहीं इस फैक्ट का। बैंक का काम ही है रिस्की बिजनेस ही रिस्की है, लेकिन कुछ ऐसा कम से कम हो हिस्सा जो कि सिक्योर या लिक्विड एसेट्स में रखा हुआ हो। तो माना कि ये भी 20% है अगर, तो उसका उसका इफेक्ट क्या होगा देखें, आप समझें इस बात को कि इस वाला दूसरा वाला रेशियो भी अगर 20 कर दिया जाए, 20%, तो इस 80 में से जो 80 रुपया है, मान लीजिए जो नेट लाइबिलिटीज है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी नेट, एक्चुअली उसका बेस में 80 कहना ठीक नहीं होगा, समझाने के लिए ठीक है। उसका जो बेस बनता है किस पर 20% अप्लाई होना है, उसे कहते हैं नेट NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो होती है वो एक फॉर्मूले से निकलता है, उस पर यह परसेंटेज लगाई जाती है। और जो भी आंसर आया इसका 20% ऑफ इतना इतना, जो भी आंसर इसका आएगा, मान लीजिए X, वो X जो है वो बैंक को कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स में पार्क करना होगा वो पैसा। समझ गए बात? वो स्पेसिफाइड एसेट्स बोल के घबरा मत जाएगा कि सर ये क्या नया टर्म आ गया, नहीं, ये वही सिक्योरिटीज हैं, वही लिक्विड एसेट्स हैं जिनमें पैसा आरबीआई डलवाता है कि देखो तुम जानते हो तुम्हारा बस चलेगा तो तुम सारा का सारा जो है इधर उधर खर्च कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, जहां लगा दोगे वहां पैसा वापस आएगा नहीं। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं
इस 80 रुपए में से या इस 100 रुपए में से इतना पैसा कम से कम तुम भाई जो है वो कहाँ रख दो, गोल्ड में लगा दो, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में लगा दो और अपने ही पास रखो, हमको नहीं चाहिए। हमको जो सीआरआर चाहिए था वो हमने ले लिया, हमने उसको जमा कर लिया, अब बाकी का पैसा तुम अपने ही पास रखो लेकिन इस रूप में रखो। तो आरबीआई सिर्फ स्वरूप जो है वो निर्धारित कर देता है कि आप पैसा अपने पास ही रखिए लेकिन इस रूप में रखिए ताकि आपको ही जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पे आप तुरंत उसे लिक्विडेट कर सकिए। इसे कहा गया एसएलआर। दोनों में डिफरेंस समझ गए? सीआरआर और एसएलआर में एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए भाई कि भाई सीआरआर वो कैश रिजर्व रेशियो होता है जो कि टोटल जो उसका एक परसेंटेज निकलता है जितना भी लाइबिलिटीज है बैंक की, उस परसेंटेज को वो आरबीआई अपने पास प्लेज करवा लेता है, कह लीजिए रखवा लेता है, उसको बैंक का अख्तियार नहीं रहता, वो नहीं यूज कर सकता। और एसएलआर वो चीज है जो बैंक के पास ही रहती है, ठीक है, लेकिन उसका कहाँ जाएगा स्वरूप निर्धारण जो है वो आरबीआई कर देता है कि इसमें जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर है तो अब आपको आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं एक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अब ये बेसिक्स, लगभग बेसिक्स पे हम पहुंच गए। अब मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं कि क्या रोल होता है भाई एक बैंक का, कि क्या क्या महत्व, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। उसको समझने के लिए मैंने सोचा कि जो ग्रेट डिप्रेशन है 1929 की, उससे उससे थोड़ा सा केस स्टडी समझ के उसकी और फिर आगे बढ़ा जाए। तो ग्रेट डिप्रेशन के समय क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ये कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको बेसिस क्लियर होनी चाहिए। जब जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में और प्राइसेस में, तीनों में एक साथ गिरावट आ जाए और वो गिरावट सालों तक बरकरार रहे, उठे नहीं, तब उसे डिप्रेशन कहा जाता है। रिसेशन तो छोटा मोटा चलो थोड़ी देर के लिए हुआ, 1-2 साल टाइप का हुआ, ठीक। डिप्रेशन जब बहुत समय तक ऐसा ही रहे तो डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जो हाउसिंग इंडस्ट्री थी दोस्तों उस समय की, हाउसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर जिसे बोलते हैं आप, उसमें जो घर वर बन रहे को, जो है वर्ल्ड वॉर हुआ, देखो समझो बात को, वर्ल्ड वॉर हुआ, चल रहा था कि नहीं चल रहा था, उससे ठीक पहले वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में कितना लॉजिकली जुड़ा हुआ है देखिए आप। तो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में क्या हुआ कि लार्ज स्केल इमिग्रेशन वगैरह हुआ, समझे बात को, बॉर्डर क्रॉस करके लोग भाग रहे हैं, इधर उधर दूसरी जगह जाके सेटल हो रहे हैं। तो जब ये घटनाएं होंगी, लार्ज स्केल इमिग्रेशन वगैरह होगा, तो आप अगर इंडिया में आज इमिग्रेशन लार्ज स्केल होगा और अगर जैसे बात चल रही है ना, बात चल रही है कि नहीं, वो रोहिंग्या की बात चल रही, तो अगर मान लीजिए चले गए भाई, ये क्वेश्चन ये भी तो उठ रहा है इस डिबेट में कि अगर कर भी देंगे आप दोनों एस्पेक्ट पर बात हो रही है कि अगर उन्हें इलीगल घोषित भी कर दिया जाएगा तो आप डिपोर्ट करके भेजेंगे कहाँ। एक तो ये बात चल रही है जब उनका खुद का कंट्री लेने को तैयार नहीं है, और दूसरी बात ये चल रही है कि अगर किसी तरह इनको लीगलाइज कर दिया जाए तो बसाएंगे कहाँ। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की बातें चल रही हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के समय में पढ़ा था ना, त्रिपुरा में जो कैंप्स थे वो सब अलग अलग तरह के ट्राइब्स के, इधर त्रिपुरा और जो हुआ था। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जब इमिग्रेशन हुआ, लार्ज स्केल मैसिव इमिग्रेशन हुआ और सस्टेन्ड इमिग्रेशन होता रहा, तो हाउसिंग इंडस्ट्री का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा। हाउसिंग इंडस्ट्री का एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी के रूप में सामने आई। तो लोगों ने जो है बैंक से कर्जा ले लेके हाउसिंग इंडस्ट्री में, लोगों ने भी और इन्वेस्टर्स ने भी, जो रियल एस्टेट खुद वाले हैं, तो रियल एस्टेट वाले खुद पैसा लगाए हुए हैं जो खुद डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर लोग जिनके पास पैसा फालतू पड़ा है वो तो ठीक है अपना पैसा यूज कर लिए, ठीक है। तीसरा जो कंज्यूमर्स हो गए, तीन कैटेगरी होता है हमेशा, एक डेवलपर, एक इन्वेस्टर, एक कंज्यूमर। तो जो डेवलपर लोग और कंज्यूमर लोग जो बैंक लोन लेके पैसा लगाए हुए थे, इसमें खूब पैसा लगाते गए, लगाते गए और बढ़ती गई हाउसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और उसमें ओवर स्टेटमेंट, मैंने लिखा ना, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारा पैसा उसमें जो है लोगों ने झोंक दिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इमिग्रेशन जो है वो रुक गया और फिर डिमांड जो है वो गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, डिमांड खूब नीचे गिरती गई। अब पैसा वहां फंसा हुआ है। लोगों ने सोचा था कि जल्दी से रियल एस्टेट बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उससे बेचेंगे, जो पैसा आएगा उससे लोन अदा कर देंगे और बाकी का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। डिमांड हो गई लो, माल बिका नहीं, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? प्राइसेस गिर जाएंगी। डिमांड, आप तो समझते हो भाई, अब तो बताने की जरूरत है नहीं। डिमांड अगर लो हो जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी, प्राइसेस गिर जाएंगी तो फिर रियलाइजेशन नहीं होगा जो पैसा लगा हुआ है उसका। जब वो पैसा ही नहीं आएगा तो आदमी जो है वो बैंक पे डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। पहला ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि नहीं, बैंक डिफॉल्ट कर जाएगा, बैंक के सामने जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। अब बैंक डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा?
लोग जो है लोगों को, बैंक सबसे पहला काम क्या करेगा, जो है वो आगे के लिए लोन देना बंद कर देगा। जब देखेगा कि लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं तो लोन देना कम कर देगा। लोन देना कम कर देगा तो हल्ला उड़ेगा कि इसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है, अगर ये हल्ला उड़ेगा तो बैंक रन होंगे, लोग लाइन लगाएंगे, अपना मेरा भी पैसा, तो सारे के सारे इकट्ठा ही आ जाएंगे। बैंक मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बैंक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि सब लोग इकट्ठा थोड़ा निकालने आएगा पैसा। तो लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं, बैंक के पास पैसा नहीं रह जाएगा, या हल्ला ऐसा उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर लोन जो है वो देना कम कर दिया तो जो भी कैश है वो अपने ही पास रखेगा ना बैंक, सिंपल सी बात है। जब लोन देने से डर रहा है तो कैश सारा स्टॉक जो है स्टॉक पाइल करके रखना पड़ेगा कैश, ठीक है। जब कैश स्टॉक पाइल हो जाएगा तो मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो राइज इन इंटरेस्ट रेट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे कि नहीं, मनी सप्लाई है नहीं कहीं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग उधार पे लेकर जो है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सफर करेगा कि नहीं करेगा। जो प्राइवेट लोग पैसा लगा रहे थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सफर करेगा कि नहीं, आउटपुट सफर करेगा कि नहीं। और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आउटपुट यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज सफर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सफर करेगा कि नहीं करेगा। और फिर ये साइकिल यहीं से वापस लो डिमांड, फॉल इन प्राइसेस, और फिर नीचे आते 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 फिर से यहीं पर ये साइकिल, ये डिप्रेशन की साइकिल। डू यू अंडरस्टैंड? अब जब इसी पॉइंट पे अगर हमको और आपको इंटरजेक्ट करना हो, इस किसी सरकार को या किसी सेंट्रल बैंक को या पॉलिसी मेकर को अगर इसमें इंटरजेक्ट करने की जरूरत आन पड़े तो कहाँ करोगे? सबका अगर देखो तो सबका, बाकी बहुत सारा चीज तो अपने बस में है नहीं भाई, लेकिन ये जो फॉल इन मनी सप्लाई वाला ये जो स्टेप है, अगर प्लानिंग अच्छी हो, अच्छा सेंट्रल बैंक स्ट्रांग हो, मॉनिटरी पॉलिसी स्ट्रांग हो, तो यहाँ पर इंटरव्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेजर से या तो करोगे, फिजिकल मेजर्स या मॉनिटरी मेजर्स, दो तरीके से आप कर सकते हैं। समझ गए बात को? इस प्रकार से ये आपको बैकग्राउंड देता है कि क्यों मॉनिटरी पॉलिसी एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकती है कंट्री के इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। समझे बात? उस परिप्रेक्ष्य में अब आप आरबीआई के फंक्शंस को जानिए कि आरबीआई कैसे, उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो पहले फंक्शंस देखिए, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई क्या क्या काम करता है, ठीक है। बैंक फॉर इशू है कि नहीं है, करेंसी इशू करने के लिए एक यही सेंट्रल बैंक है कि नहीं है, करेंसी इशू करता है, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था सिस्टम, प्रोपोर्शनेट सिस्टम हुआ करता था। अब कौन सा सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। दोनों में अंतर मालूम है सभी को क्लियरली एकदम? यस या नो लिख दीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, नहीं मालूम है तो बता देते हैं। करेंसी इशू करते समय कितने तरह की चीजें हो सकती हैं उसके बारे में बात हो रही है। मैंने कहीं बनाया था, हाँ ये बनाया ही है, ओके। रिजर्व की रिक्वायरमेंट, करेंसी इशू करने के लिए किसी इकोनॉमी या किसी गवर्नमेंट को क्या ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ती है, इसके लिए तीन अलग अलग तरह के नियम, तीन तरह के रिजीम्स हैं, ठीक है। पहले रिजीम है फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी रिजीम क्या होती है भाई, उसमें एक दिए हुए अमाउंट तक, अब भाई जो है शासन है, शासन पे इतना विश्वास तो आपको करना। फिड्यूशियरी का मतलब यही हुआ कि भरोसे की बात है भाई, तो कुछ दिए हुए अमाउंट तक करेंसी आप इशू कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये फिड्यूशियरी सिस्टम है। ग्रेट ब्रिटेन में राजा रजवाड़ाओं का जो है, वहां पर ग्रेट ब्रिटेन में ये चीज प्रचलन में रही है, फिड्यूशियरी मनी, इसे फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, ठीक है। फिड्यूशियरी सिस्टम हो गया, रिजर्व सिस्टम हो गया। दूसरा है प्रोपोर्शनल। फिड्यूशियरी नंबर एक, नंबर दो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि करेंसी उसी प्रोपोर्शन में, अनुपात में आपको इशू करने देंगे जितना आपके पास माल है कि कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका बेच के कुछ दे तो सको। पता चला है ही नहीं करेंसी, फर्जी करेंसी जो है उड़ाए हुए मार्केट में, आपके पास कुछ है ही नहीं उसको बैक करने के लिए। देयर शुड बी सम अंडरलाइंग कमोडिटी और वैल्यूएबल दैट कैन जस्टिफाई, एम्पिरिकली जस्टिफाई द इशुएंस ऑफ करेंसी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि उसमें क्या होता था कि 40% रिजर्व्स वर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। 40% रिजर्व तो रखिए ही करेंसी का, कम से कम जितना करेंसी इशू कर रहे हो उसका 40% तो रखो भाई। तो कहां कहां था वो? फ्रांस, यूएसए में 1928 के आसपास वो प्रचलन में था, और हमारे यहाँ भी था 1935 जब आरबीआई बना, उससे लेकर 1956 तक वही सिस्टम था, ठीक।
ये 40% वाला ही सिस्टम था, उसके बाद हम स्विच किए और स्विच करके कहाँ पहुंचे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। ज्यादातर कंट्रीज इसी पर स्विच कर गई है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है कि भाई ना तुम्हारी ना हमारी, ना ये और ना ये, इसके बीच का एक रास्ता निकालो। कि मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं है रिजर्व, और ऐसा भी नहीं कि इतना 40% रिजर्व कौन रखेगा भैया। तो बोले सुनो, सिंपल सी बात है कि कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं, 400 करोड़ जैसा, 200 करोड़ जैसा, कि भाई 200 करोड़ जैसा आपके पास टोटल एसेट्स होना चाहिए, जिसमें 125 करोड़ या 115 करोड़ जैसा गोल्ड होना चाहिए। ऐसे ही कुछ था भाई, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ है ना, सही है ना मयंक? हाँ ठीक है। तो टोटल रिजर्व जो है कम से कम 200 करोड़ का आपके पास होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट उसमें उस 200 में कम से कम सोना 115 का जरूर हो, यानी फट से बेच के उससे पैसा निकाला जा सके, नंबर एक। नंबर दो, गोल्ड की एक और टेंडेंसी क्या होती है कि जैसे जैसे मनी, गोल्ड भी मार्केट के रेट के हिसाब से बढ़ता जाता है ना, तो नेचुरल है वो, गोल्ड एक नेचुरल रिजर्व है, जो कि जैसे जैसे पैसे की कीमत, रुपए के वैल्यूएशन में डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की बात आएगी, वैसे ही गोल्ड जो है वो उसको मेकअप करता रहेगा। गोल्ड की भी तो वैल्यू बढ़ती जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए गोल्ड एक नेचुरल जो है वो रिजर्व के तौर पे माना जा सकता है। तो आज की तारीख में जरा बताओ कि अगर मिनिमम सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, तो जो 40% रिक्वायरमेंट थी वो आज की तारीख में कितने परसेंट है? एक फिगर हमने बता दिया कि 200 करोड़ रुपए के रिजर्व की जरूरत है। तो अब परसेंटेज निकाल के बताओ। अगर ऐसे ऐसे चलो, तो मैं आपको आसान कर देता हूं। अगर आज की तारीख में प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम होता, तो 200 करोड़ के अगेंस्ट कितना इशू कर पाते करेंसी? देखे पहुंच रहे हो कि नहीं वहां जहां पहुंचाना चाह रहे हैं? अब मैथमेटिकल और ये सब गलती हो सकती है, उसमें ना पड़िएगा। मोटा मोटी ये बताइए कि आज अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम इंडिया में लागू होता, तो 200 करोड़ का रिजर्व है खाली, उसके अगेंस्ट एग्जैक्टली आदित्य पहुंच गए। ठीक है आप लोग पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, समझो ना बात, उल्टा नहीं करो, नहीं समझे। विवेक उल्टा है कि अगर करेंसी इतना इशू है तो उसका 40% कम से कम आपके पास रिजर्व होना चाहिए। गिव मी 1 मिनट फ्रेंड्स। आप सब मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप सब लोग समझ गए, वहां पहुंच गए? हाँ ठीक है, वही बात हो रही है। तो अब आज की तारीख में आप बताइए, 500 करोड़ रुपए ही कर पाते हैं, और करेंसी कितने की घूम रही है मार्केट में, लगभग अंदाजा लगाओ। ऐसे ही रफ अंदाजा लगा के मारो जरा, कितना करेंसी घूम रहा है मार्केट में, कितना इशू कर चुके हैं लगभग। ताकि समझ में तो आवे आपको, जब मतलब डेटा डेटा भी तो समझ में आना चाहिए, तब फायदा है। 200 करोड़ का फॉरेक्स है हमारे पास, टोटल 200 करोड़ का है मैटर, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए, बाकी का ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व तो ही है जो, ठीक है वो तो समझ गए। लेकिन 200 करोड़ रुपया अगर आज हमारे पास है, तो अगर पुराना सिस्टम होता तो 500 करोड़ से ज्यादा का करेंसी नहीं इशू कर पाते। आज की तारीख में करेंसी कितना है? अरे इतने में तो गूगल हो जाता रे। याद नहीं आता है तुम लोगों को? अवेयर रहा करो। डिमोनेटाइजेशन के समय क्या बात कही जा रही थी कि ये बोल रहे थे कि इतना लाख जो है करेंसी में है, नोट्स करेंसी में है, और इतना तो जमा भी हो गया। 18 के आसपास है ना भाई, करेंसी में जो सर्कुलेशन में है, सिर्फ सर्कुलेशन की बात हो रही है, ध्यान रखे, गड़बड़ाइएगा मत। सर्कुलेशन में जो करेंसी जो इशू हुई हुई है, मतलब टोटल हो ही गया यार, घूम घुमा के। टोटल जो सर्कुलेशन में करेंसी है 17 या 18 लाख कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, डेटा का बात नहीं। तो अब आप समझ पा रहे हैं जो मैं, द पॉइंट दैट आई वांट टू ड्राइव होम टू योर माइंड्स इज दिस, कि कितना कम रिजर्व के अगेंस्ट कितने ज्यादा करेंसी आप इशू कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? 200 करोड़ के सिर्फ है, और उसके अगेंस्ट 17 लाख करोड़ का करेंसी आप जो है वो इशू कर पा रहे हैं, बिकॉज वी स्विच टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके फाइन, तो ये समझ गए। कॉइन्स और 1 रुपीज नोट्स पे पहले ही हो गया डिस्कशन, आप जान ही गए। बैंक फॉर द गवर्नमेंट का भी काम करता है। पहला फंक्शन आरबीआई का, इशू करता है करेंसी। नंबर 2, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है। आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट के लिए
जो है वो पेमेंट करता है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। गवर्नमेंट जब डेट उठा रही हो मार्केट से, उसमें मदद करता है, मैनेजमेंट करता है उसका। फिर वेज एंड मीन्स एडवांस का नाम सुना है? कभी कभी जरूरत पड़ती है जब सरकार को, 90 दिन का उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या बोलते हैं उसको, जब पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, जीएस का जो क्वेश्चन है। तो प्रॉपर जो बोरोइंग सिस्टम है उसमें ना जाके कई बार सरकार वेज एंड मीन्स एडवांस लिया करती थी, ठीक है, 90 डेज मेच्योरिटी के होते हैं एडवांसेस, ठीक। तो उसके उसके लिए भी आरबीआई मदद करता है, इस प्रकार गवर्नमेंट की सहायता करता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या काम हो रहा है आरबीआई का भाई, कि ये बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, जो बाकी के बैंक है उनके लिए भी बैंक का काम करता है, जिसे कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आवश्यकता पड़ने बीच बीच में भी, और कभी कुछ ऐसा हो जाए कि देखो, जहां तक हो सकता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक होगा, वो कहां से पैसा उठाएगा? एक तो जो हमने अभी देखा कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा, और वो कम पड़ेगा तो कहां से लेगा? पहला प्रायोरिटी कहां जाएगा? वो जो दूसरा बैंक है उससे उधार ले लेगा भाई। बैंक आपस में उधार ले लेंगे, तो या तो डिपॉजिट्स का मनी है उनके पास, डिपॉजिटर्स मनी, या फिर इंटर बैंक बोरोइंग्स है। समझ रहे हो हमारी बात को? डिपॉजिटर्स मनी एक सोर्स हो गया, इंटर बैंक बोरोइंग्स, बैंक आपस में एक दूसरे से ले दे ले, और तीसरा, ये दोनों काम ना हो तब आरबीआई आरबीआई बीच में आके मदद करता है। फिर समझ गए बात? ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि बैंक लूट जाए, वो मतलब बैंक भाग जाए, कि यह हल्ला हो जाए कि इसके पास तो पैसा ही नहीं, पैसा। जब भी ऐसी सिचुएशन आने की संभावना होती है तो आरबीआई फिर आके लेंडिंग करता है कि लो, तुम्हें कहीं नहीं पैसा मिल रहा है, हम देते हैं, लेकिन अपना कारोबार जारी रखो और ऐसे ऐसे अपने मैनेजमेंट को ठीक करो, ये करो वो करो। समझ गए बात? इसलिए इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। बैंक अभी अनिल थोड़ा सा रुक के है, आराम से यार, रेपो ओपो ठीक है, अभी देख लेते हैं, आराम से करते हैं। तो बैंक फॉर फॉरेक्स मैनेजमेंट, चौथा काम क्या है? चौथा काम बैंक का फॉरेक्स मैनेजमेंट। हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं हम? जब से इकोनॉमी ओपन हुई है तब से तो इसका महत्व और बढ़ गया है, नहीं? डॉलर और रुपया आपस में जो बताए नहीं थे कि 1991-92 के बाद 93 से सारा का सारा मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया है कि नहीं? तो जब सब मार्केट के भरोसे है तो उसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है इंडिया में? उसके लिए कौन सा टर्म है बताइए भाई, चैट बॉक्स में लिखिए। कितनी बार बता चुके हैं, अब इसका भी जवाब नहीं देंगे तो ठीक बात नहीं है। हाँ आस्तिक, बिल्कुल सही जवाब, मैनेज फ्लोट। हाँ शुभम, बिल्कुल ठीक है। तो मैनेज फ्लोट बोलते हैं ना। तो मैनेज फ्लोट क्यों बोलते हैं? कौन मैनेज करता है? अगर मैनेज फ्लोट नाम है तो कौन मैनेज करता है? यही आरबीआई। इसी को तो दिया गया है जिम्मेदारी कि आवश्यकता पड़ने पर भाई आपको मैनेज करना है इस चीज को। बिल्कुल ठीक बात। तो वो आप समझ गए। पहले फेरा था, फेमा है, उसके अंतर्गत जो है वो सारा करता है, वो मैनेज करता है। फिर बैंक फॉर क्रेडिट कंट्रोल भी है, ठीक है। खाली इतने बात नहीं है कि, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसको तो साफ साफ, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को आवश्यकता पड़ने पे पैसा देता है, ये अलग बात है, ठीक है। ये ऊपर वाला फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन हो गया। अभी जो लास्ट वाला फंक्शन की बात हो रही है वो ये है कि आरबीआई इस प्रकार से इंटरवीन कर सकता है, इस प्रकार से इंटरफेयर कर सकता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को कैसे, क्या देगा क्या नहीं देगा, कैसे क्रेडिट कितना देगा, किस एरिया को कितना क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, इसको भी आरबीआई कंट्रोल या गवर्न कर सकता है और करता है। समझ गए बात? इसमें भी उसका दखल है, कहने का अर्थ ये है। ओके, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स आरबीआई यूज करता है। और घूम घुमा के आगे चलकर आप देखेंगे कि दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, भले ही लास्ट में लिखा हुआ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जहां तक मॉनिटरी पॉलिसी का संबंध है। तो मॉनिटरी पॉलिसी जिसे हम समझते हैं, जो आगे समझेंगे, वो दरअसल यही होने वाला है सब्सटेंशियली, कि आरबीआई के वो प्राधिकार जिसके अंतर्गत वो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं, वो अपने कंज्यूमर के साथ, आपस में कस्टमर के साथ वो कैसे क्या लेन देन करते हैं, उसको प्रभावित करने वाली जो नीतियां हैं, वही दरअसल मौद्रिक नीतियों का जो है वो आधार बनाती है। अभी हम देखेंगे आगे चलकर। और क्या फंक्शंस हैं भाई? ये नॉन बैंकिंग फंक्शंस है। देखिए, तो अगर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, भाई आप जानते हैं कि बैंक्स को अगर वो कहे, आरबीआई अगर कहे कि भाई आप जो है डायरेक्शन दे या परसुएड करे कि आप जो है रूरल सेमी अर्बन एरियाज में ब्रांच खोलिए, तो इस प्रकार से वो ऐसे करके जो है वो मोबिलाइज करा सकता है सेविंग्स की। नहीं, इस पर तो हमने काफी बात की थी कि सेविंग्स की मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन,
तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पक्ष है कि भाई बैंक्स की एक्सेसिबिलिटी हो, एक्सेस टू क्रेडिट हो, एक्सेस टू डिपॉजिट हो, है कि नहीं है। फिर दूसरी चीज है सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स मनी, ये भी इंश्योर करना आरबीआई का काम है कि कैसे करता है वो। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है कि नहीं है, जिस पर अभी अभी करंट अफेयर्स में मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है वो एक वक्तव्य भी था और उस पर काफी बात चल रही है। और एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी चला था, हल्ला उड़ा था कि अब तो पूरा पैसा खा जाएगा, ये सरकार हटाने वाली है, इस तरह की भी बात आया था। ठीक है, 1 लाख पहले हुआ करता था, अभी 5 लाख रुपए तक आपका पैसा है अगर, तो वो डूबेगा नहीं, वो पैसा आपको मिलेगा किसी भी कीमत पर, 5 लाख तक। ठीक है, वो एक बात हो गई। तीसरी बात, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस में भी आरबीआई ने बहुत मदद की है, डायरेक्टली भी और फिर बाद में इनडायरेक्टली भी। पहले तो डायरेक्टली ही करती थी, इनका अपना एक डिवीजन हुआ करता था एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए। उसके बाद इन्हें क्या बन गया, नाबार्ड बन गया ना। उसके बाद तो नाबार्ड जब बन गया तो नाबार्ड का 50% का जो शेयर कैपिटल था वो आरबीआई ने दिया था, तो आधा बनाने में उसी का योगदान है। इसी प्रकार आईएफसीआई है, एसएफसी है, जितने स्टेट में आईडीबीआई है, इनको भी सेटअप करने का काम आरबीआई ने ही किया। ठीक, फिर गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर तो होता ही है, तो आप जानते ही हैं, और डेटा भी पब्लिश करता है, बहुत सारा आता नहीं रहता है, आरबीआई से पब्लिश हुआ डेटा है जो है मुद्रा से संबंधित और माइक्रो इकोनॉमिक कई बहुत सारे डेटा वो आते रहते हैं। बुलेटिन बुलेटिन होता है ना, आप जानते हो, अब याद आ गया होगा, आरबीआई बुलेटिन जो आता है। तो ये भी आप समझ गए, आरबीआई के फंक्शन समझ गए। थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, उसके बाद देखेंगे। एक और टर्म आता है, इससे भी कंफ्यूज ना होइएगा, फियाट मनी। फियाट, फियाट का अर्थ ये होता है, लैटिन एक्चुअली शब्द है, फियाट का मतलब ये होता है, गाड़ी भी थी ना, गाड़ी भी तो भरोसा, फियाट का मतलब हुआ भरोसा, समझिए। तो फियाट का यह अर्थ हुआ कि ऐसा होगा, कह दिया तो उस पर विश्वास करो कि ऐसा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि लेट इट बी दैट वे, लेट इट बी, ऐसा ही होगा। यानी किसी के जो है कहने पर चले जाना, ठीक है, प्राण जाई पर वचन न जाई वाली बात जो है वो फियाट मनी। कि क्योंकि सरकार कह रही है कि इसे करेंसी मानो तो करेंसी मानो। कल को सरकार कह दे कि जो गोबर के कंडा है वो करेंसी की तरह यूज होगा, तो वो करेंसी हो जाएगा, क्योंकि सरकार बैक करती है उसको, बात खत्म। समझ गए मेरी बात। पत्ता जो है, पत्ता पेड़ का, फलाने फलाने पीपल के पेड़ का जो पत्ता है वो करेंसी माना जाएगा, तो सरकार अगर कह दिया तो कह दिया। कहने का अर्थ यह है कि अल्टीमेटली करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप सोच कर देखिए, मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जरूरत पड़ने पर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जा सके। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे कब यूज किया जा सके, जब दोनों पार्टीज, देने वाला और लेने वाला, दोनों को ये भरोसा है कि इसकी इतनी वैल्यू हमारे लिए मिल जाएगी। तो अगर सरकार तैयार है, खड़ी हुई है और कहती है कि ये, हम कहते हैं कि हमेशा ऑनर करेंगे, हम चिंता ना करो, आप अपना डेट इससे रीपे कर सकते हैं, हम इसको ऑनर करेंगे, तो हो गया ना, वही लीगल टेंडर भी हो जाएगा। तो फियाट मनी का अर्थ ये हुआ कि क्राइसिस वाइस, कई बार ऐसा होता है कि युद्ध के दौरान या क्राइसिस में जब ज्यादा करेंसी की आवश्यकता है, मान लीजिए, तो फिर किसी भी जो है टोकन को करेंसी के रूप में यूज किया जाता रहा है, हमेशा से ऐसा हुआ है। जब इकोनॉमीज ग्रो कर जाती है, अच्छे से स्टेबलाइज हो जाती है, तब अगर उस करेंसी ने अच्छे से अपना रोल अदा किया है और कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, तो उसी करेंसी को फिर लीगलाइज भी किया गया है। कई बार ऐसा कई बार हुआ कि जो फियाट के तौर पर शुरू हुआ था वो बाद में लीगलाइज करके उसे लीगल टेंडर बना दिया गया। तो फियाट मनी का अर्थ है कि उसको ऑनर किया जाएगा, सरकार ने कह दिया कि पैसा है तो पैसा है। लीगल टेंडर का अर्थ हुआ कि जब वो इतना रेगुलराइज हो जाए कि एक दूसरे का के लिए डेट के रिपेमेंट के मीडियम के तौर पर भी काम कर सके। सरकार ऐसा नियम निकाल दे कि दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मनी विल नाउ बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेट्स आल्सो। तो वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड को समझो प्राप्त कर गया, तब वो लीगल टेंडर हो जाता है। ठीक, तो घूम घुमा के सब चल, जितना पेपर करेंसीज जो चल रही है वो सब क्या है, एग्जैक्टली ठीक बात है। आप अगर लीगलाइज कर दे उसे, अगर लीगलाइज, आप क्रिप्टो करेंसी से क्या डेट का रिपेमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ हमेशा, जब भी किसी भी करेंसी की बात आए तो आप ये सवाल पूछिए कि क्या इस करेंसी के द्वारा सरकार ने ऐसा नियम निकाला है कि इस करेंसी से डेट का रिपेमेंट हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट का एक लीगल मेथड हो सकता है, लेकिन करेंसी, जो करेंसी बन के लीगल टेंडर नहीं हो सकता। जैसे अब देखो कितना बड़ा एग्जांपल, डिमोनेटाइजेशन में क्या हो गया था कि 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो नोट है वो आज इतने इतने बजे से क्या नहीं रह जाएंगे, क्या नहीं रह जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था, क्या फ्रेज की थी, ये दे विल नॉट बी लीगल टेंडर। तो क्या उनकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी, सोचें जरा, क्या उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी? उसको जब बैंक के पास ले गए तो वो जीरो हो गया, बैंक ने भगा दिया क्या कि भाई इसको ले जाओ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा था क्या? नहीं नहीं नहीं,
वैल्यू था उनमें, लेकिन वो अब लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी रीपेमेंट ऑफ डेट वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, बिकॉज दे डिड नॉट रिमेन लीगल टेंडर्स एनीमोर। अब आप समझ गए क्लियरली कि इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है उनकी, जो है वो सरकार की वजह से हो, लेकिन अब वो लेन देन के लिए इस्तेमाल, तो जब लेन देन के लिए उन्हें ऑथोराइज कर दिया जाए तो समझिए कि वो लीगल टेंडर है। इस बात को समझ गए? इसको पढ़ लीजिए, कहानी टाइप की है पुरानी हल्की सी। तो क्या अब आप समझ गए कि आरबीआई का जो ओवरऑल रोल है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। आप बने रहिएगा साथ में, क्योंकि आज थोड़ा सा 15-20 मिनट और चलाएंगे। आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो सकती है, लेकिन जरूरी है थोड़ा पढ़ा जाए, और इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा तो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, कोई ऐसी चीज है ना। तो 3 भाग में आप समझिए इस बात को। मुख्य रूप से क्या रहा है, करेंसी का रेगुलेशन रहा है और क्रेडिट का रेगुलेशन रहा है। आप अपनी अपनी स्मृति को जो है वो बल दीजिए स्मृति पर, और याद करिए कि आरबीआई का नाम आपने किस विषय के बारे में सुना है हमेशा से, किस परिप्रेक्ष्य में हमेशा सुनते रहे हैं? या तो करेंसी से रिलेटेड की मनी सप्लाई, ये वो है ना, करेंसी इशू करना, मनी सप्लाई करना, डिमोनेटाइजेशन, यही सब तो करेंसी के रिस्पेक्ट में। या फिर आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि ऐसा ऐसा दीजिए, खेतिहर किसानों को लोन दीजिए, फलान दीजिए, यही तो है, दो ही पक्ष। तो क्लासिकली आरबीआई का जो रोल रहा है वो रेगुलेटर का रहा है, करेंसी का रेगुलेशन और क्रेडिट का रेगुलेशन। दोनों बात समझ में आ गई कि क्रेडिट का रेगुलेशन कैसे, खुद से नहीं, बैंक लोग, कमर्शियल बैंक जो मार्केट में लोन दे रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, उस क्रेडिट की बात हो रही, समझ गए? तो मुख्य रूप से ये दो उसके जो स्तंभ रहे हैं कार्यशैली के। लेकिन आप समझें इस बात को कि जैसे जैसे धीरे 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 मार्केट जो है वो खुलता गया, इकोनॉमी खुलती गई, वैसे पता चल, देखो जब तक इकोनॉमी क्लोज्ड है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, इकोनॉमी जब तक क्लोज्ड है तब तक जो प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी जो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी है और मनी का सप्लाई है, वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाए तो फिर एक दूसरे बाहर की करेंसी का हमारी करेंसी पर क्या प्रभाव है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया प्राइस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला। सोच कर देखें आप इस बात। जैसे इकोनॉमी ओपन होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक नई चीज, कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको भी आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप इंटरनल डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो डोमेस्टिक प्राइसेस और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को अफेक्ट करने के लिए पहले इंटरनल फैक्टर्स जिम्मेदार थे, उन पर ध्यान देना होता था, जो कि फिस्कल मेथड से जो है वो धीरे 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 एड्रेस होते थे। लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन इतना तेज होता है दोस्त, इतना तेज होता है और इतना इतना एक डायनामिक सिस्टम है कि वो जब आया, जब फॉरेक्स का जो इफेक्ट रहा ओपन इकोनॉमी पर, वो क्विक, एक तो क्विक है और बहुत ही फ्लूइड है। तो एक एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई पर आई क्या, कि क्योंकि अब देश की अर्थव्यवस्था की माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी करेंसी से जुड़ जा रही है, मनी सप्लाई से, करेंसी नहीं कहना चाहिए, मनी के सप्लाई से डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। इसलिए, और फॉरेक्स वाला तो ये है, इसलिए अब ये और जरूरी है कि आरबीआई इसका भी ध्यान रखे। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी कोई आपसे पूछे तो कहिएगा, एक लाइन में अगर बोलना हो तो कह सकते हैं आप कि आरबीआई का टोटल जो एक इवोल्यूशन है, मॉनेटरी पॉलिसी की जर्नी है, जो वो ये है कि रेगुलेशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट से कहीं आगे बढ़कर, कहीं ज्यादा विस्तार करके अब फाइनेंशियल, मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ध्यान रहता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अल्टीमेटली आरबीआई कैसे काम करता है, रोल का मतलब है कैसे काम करता है। तो अल्टीमेटली होता, अभी आप देखेंगे आगे चलकर कि होता यह है कि उसके 2 तरह से वो इंटरेक्ट करता है, एक गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है और बैंक से इंटरेक्ट करता है मुख्य रूप से। और सारा जो आदान प्रदान वाली चीज जब आप देखेंगे, कौन सी चीज मूव करती है इन दोनों तीनों के बीच में, वो होती है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स। हमेशा बात इन्हीं की होगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बैंक्स के डिपॉजिट्स, यही आपस में अपना अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं और मनी का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्सपेंड करता रहता है। आप अभी देखेंगे। आप यहां तक क्लियर है सबको? बताइएगा चैट बॉक्स में, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बोलिएगा, कोई कोई उसमें इशू नहीं। आई थिंक देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर एज येट। ओके, तो क्या करना चाहता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है, वो क्या अचीव करना चाहती है भाई, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर देखिए तो इतने तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप मान सकते हैं। क्या क्या है वो भाई, आपके सामने है स्क्रीन पर। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये तो हम जानते ही हैं, है ना, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं
कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का? बताइए। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसको इफेक्ट करती है? इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है कि नहीं है? बताइए, सोचकर बताइए। अगर मैं बताता हूं कैसे। अगर आप बैंक का इंटरेस्ट बढ़ा दें, यानी जो गरीब लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, हम और आप हैं, जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेक्टर है, उनके लिए बैंक अच्छा इंटरेस्ट देने लगे अगर, तो हम अपने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उससे डाइवर्ट होंगे कि नहीं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ, कि लाओ बैंक में रख देते हैं पैसा। सेविंग्स मोबिलाइज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी ठाई से तुरंत? ठीक, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो बिहेवियर है हमारा, उस पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट डाल सकती है। कैसे? दो तरह से। एक तो इंटरेस्ट रेट देख ही लिया आप, और दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को भी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके, है कि नहीं है? अब आप इसको दूसरी तरह से समझिए कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट के आपस का इंटरप्ले जो हमने एक बार उदाहरण से समझा था, कि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 8% और इन्फ्लेशन भाग रही है 9% के हिसाब से, तो क्या बैंक से आने वाला जो इंटरेस्ट है वो इसको कवर अप कर पाएगा? एक गरीब आदमी के यहाँ, हमारे आपके जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ, क्या इंटरेस्ट इनफ होगा? वो तो घर से पैसा जाएगा, इन्फ्लेशन को हम मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सेविंग होगी? कभी नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन 4% हो और इंटरेस्ट रेट 8% हो, तब सेविंग होगी? यस, सेविंग्स हो जाएंगी। समझ गए आप पूरी कहानी कि किस प्रकार सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का? यस। दूसरी चीज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे अफेक्ट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी? सोचकर देखें आप। फॉरेक्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो कि एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई हमारे इंडिजिनस एक्टिविटी का हल्दी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट करते हैं। अगर सरकार मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान क्रेडिट कंट्रोल, जो हमने पढ़ा था ना कि वो क्रेडिट को भी कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, कि किस तरफ कितना क्रेडिट जाएगा। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो है वो कम कर दे आरबीआई, कि भाई इस सेक्टर को जो है आप प्राइम सेक्टर मानिए, प्रायोरिटी सेक्टर मानिए, इसको लेंडिंग करिए आप, और जो है इसका जो है वो लेंडिंग रेट जो है वो नॉमिनल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं हो। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए सस्ता पड़ेगा। ठीक बात है, उनके लिए वो चीज सस्ती, क्योंकि सस्ते लोन में वो अपना काम चला ले जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो चीज सस्ती पड़ेगी, पूरी की पूरी एक्टिविटी में कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा उनको, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर है एकदम? ठीक, इसी का जो है वो दूसरा पहलू है, इंपोर्ट्स पे भी वही है। ठीक, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को वो अफेक्ट कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरी बात, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का अर्थ क्या हुआ कि कभी बूम आ गया, कभी डिप्रेशन। अभी देखा था आपने अमेरिकन वाला जो एग्जांपल, हमने ग्रेट डिप्रेशन का जो एग्जांपल लिया, अभी आपने देखा। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं कि बूम और डिप्रेशन के समय, दोनों के समय अगर मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी हो तो अल्टीमेटली बूम और डिप्रेशन में जो कनेक्टिंग थ्रेड है वो क्या है? मनी का सप्लाई, कि मनी की सप्लाई किस लेवल की है, वही बूम और डिप्रेशन में उस चीज को मॉडरेट कर सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर मनी के सप्लाई को अच्छे से कंट्रोल करने वाला इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो आप बूम में भी ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाने देंगे और डिप्रेशन में भी ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाने देंगे। उसको बार बार वापस लाने का प्रयास करती रहेगी सरकार और आरबीआई। अंडरस्टैंड? एग्रीगेट डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है मॉनेटरी पॉलिसी? आप बताइए। सिंपल से, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। एग्रीगेट वर्ड भूल जाइए अभी। पब्लिक का जो डिमांड है, डिमांड, अच्छा और हिंट दे देते हैं आपको, ऐसे इसको समझ लीजिए समझने के लिए। परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर जो है वो अफेक्ट हो सकता है कि नहीं मॉनेटरी पॉलिसी? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट्स मनी सप्लाई। अब उसमें क्या हुआ था, मनी का सप्लाई ही तो कम पड़ गया था डिप्रेशन में। तो जब मनी का सप्लाई ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सारी एक्टिविटीज धरी की धरी रह जाएंगी, डिमांड ही नहीं रहेगी लोग। तो मनी सप्लाई जो है वो डिमांड को भी अफेक्ट करती है। एम्प्लॉयमेंट आपने देख लिया डिप्रेशन का एग्जांपल कि कैसे वो करता है। बिजनेस एक्सपेंशन एग्जांपल ले लीजिए आप। एम्प्लॉयमेंट जो जितने छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, स्मॉल मीडियम वाले जो सेक्टर्स हैं, कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपकी उनको फेवर करती है, स्मॉल सेटअप्स को जो एनकरेज करती है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मदद करती है, तो फिर वो अच्छे से फलेंगे फूलेंगे और बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी प्रकार प्रायोरिटी सेक्टर का क्रेडिट है, या हम बात कर ही चुके हैं, जहां कितना क्रेडिट जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, ये बात भी मॉनेटरी पॉलिसी तय कर सकती है। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप खुद समझिए, ऐसे जो अभी बता रहे थे एग्जांपल, कि बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। आप आरबीआई जो है इस बात को डिक्टेट कर सकती है कि जो है आप सेमी अर्बन में इतने % आपका जो है वो ब्रांचेस होनी चाहिए, सेमी अर्बन एरियाज में इतने ब्रांचेस खोलिए आप। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्री में डेवलपमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत
इंश्योर किया जा सकता है। ये हो गए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, आरबीआई के लिए। अब जो जिनके थ्रू ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, यानी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स तो लॉन्ग टर्म हो गए, जो सामने दिखने वाले जो गोल्स हैं कि ये भाई ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए, वो क्या है, वो अभी अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है। और वो एक तो है ही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपने पढ़ा, और दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। अल्टीमेटली उन दोनों से क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ। कोई पूछे व्हाट आर द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बताइए कि प्राइस स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का गोल हुआ करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज देखिए इसमें बगल में लिखी हुई, ये नोट्स है, आप उसको देख लीजिएगा। कुल मिलाकर परेशानी की बात कुछ नहीं है इसमें। समझ लीजिए कि शुरू में कंट्रोल्ड एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी जो थी कि धीरे धीरे कंट्रोल्ड एक्सपैंड करो। अभी जो है वो एक्सपेंशन, मनी सप्लाई के एक्सपेंशन और ओवरऑल एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं है आरबीआई का। आरबीआई ने अपना फोकस शिफ्ट किया 1991 से। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका फोकस कंट्रोल एक्सपेंशन नहीं रह गया है, और थोड़ा पहले से ही मैं कहूंगा थोड़ा पहले से ही सजग हो गए थे। और अब जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सब टर्म्स आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो ओवरऑल जर्नी को ऐसे खींचिए तो आधे में बीच में निशान लगा दीजिएगा। 1950 से चल के 1935 कह लीजिए, आरबीआई तो 1935 लगा, अभी तक का अगर लगे तो बीचों बीच में निशान मार दीजिए और कहिए कि इससे पहले कंट्रोल एक्सपेंशन की पॉलिसी थी और इसके बाद जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब मेन जो फोकस रहता है कहाँ रहता है, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे उसको डिजायरेबल लिमिट्स में रखा जाए। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है अभी देखेंगे। अभी आज इसका इतना तो आपको बता के फिर खत्म करूंगा। 2 स्लाइड 2 पेज और है, अब बहुत मजेदार चीज है इसलिए आप समझते जाइए। तो फिर सवाल है कि अच्छा करते कैसे हैं, इतना सारा बात हो रहा है, ये एक्चुअली कैसे होता है। तो अगर आम भाषा में समझने का प्रयास करें हम तो ऐसे होता है कि आरबीआई के हाथ में क्या है, आरबीआई के हाथ में यह है कि या तो वो जो पैसा जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को अफेक्ट कर दे, मनी सप्लाई के क्वांटिटी को किसी तरह से अफेक्ट कर दे, या फिर इसकी क्वालिटी को कि कहाँ कितना जा रहा है, ठीक है, टोटल कितना जा रहा है वो और किस तरफ जा रहा है वो। इन दोनों चीजों को जो है अगर कंट्रोल करे तो ओवरऑल मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक बात है। तो वैसे ही क्वांटिटेटिव टूल्स हैं कुछ और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं। बहुत आसान बात है। कैसे, उदाहरण देकर समझाइए भाई। तो उदाहरण देखिए, आपके सामने है उदाहरण। पहला उदाहरण क्वांटिटेटिव टूल्स का क्या है, टोटल कितने क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो जनरली काम में आते हैं। बैंक रेट हो गया, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक, अब सब बहुत आसानी से मैं बताता जाता हूं। आप बैंक रेट, सिंपल सा फंडा, इस बात को समझ लीजिए कि आरबीआई जो बैंकर्स का बैंक है ना, हमने देखा था ना कि वो बैंक्स के लिए भी बैंक का काम करता है। हाँ भाई ठीक है, आरबीआई जिस रेट पे इन बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देने को तैयार हो जाए, जिस इंटरेस्ट रेट पे, समझिए वो बैंक रेट। ठीक, वही बैंक रेट था। तो नाम से ही स्पष्ट है, बैंक रेट ये कि आरबीआई जिस पर पैसा देने को लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो जाए, दैट इज बैंक रेट। ओके फाइन। तो उसको इन्फ्लुएंस करके इनका लिक्विडिटी पे असर डाला जा सकता है कि नहीं, डाला जा सकता है। लॉन्ग टर्म ही सही लेकिन डाला जा सकता है। अच्छा भाई, तो ये तो लॉन्ग टर्म वाला हो गया। सीआरआर कैसे इफेक्ट करता है भाई, अभी वो तो सीआरआर और एसएलआर दोनों आप पहले ही समझ चुके हैं कि सीआरआर, बिल्कुल सीआरआर अगर आप बढ़ा देंगे, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा देंगे आरबीआई, तो ज्यादा पैसा अपने पास कब्जे में ले लेगी बैंक्स का, बैंक्स के पास जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार एसएलआर क्या है, एसएलआर कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करेगा, एसएलआर भी मोर और लेस वही काम करेगा। अंतर बस इतना रहेगा कि वो किसी दूसरे एसेट्स के रूप में ही सही लेकिन पैसा बैंक के पास रहता है। सीआरआर और एसएलआर में ये डिफरेंस हो गया। इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट वही होगा। आप सोच कर देखें तो ओवरऑल इफेक्ट वही रहता है। दोनों जो है बैंक के जो लिक्विडिटी है उसको अफेक्ट करती है। तीसरा हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो बोले इसका क्या अर्थ हुआ, हम ये रेट उधर दाहिने बाएं करके नहीं, सिंपल सा ओपन मार्केट में जाएंगे हम, हमारे पास हम उसको सोख लेंगे, लिक्विडिटी को हम डायरेक्टली सोख लेंगे, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। बोले ये कैसे करेंगे आप, तो भाई हमारे पास एसेट्स है, हम उन एसेट्स को ऐसे लुक्रेटिव और ऐसे जो है जिसे कहते हैं अच्छे प्राइस पर बेचेंगे, आपको जो है लालच आएगा, आप उसे खरीदेंगे। और जब आप उसे खरीदने के लिए बाद क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल लगेगा, आप जब उसे खरीदेंगे, आप मतलब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और ये उसको खरीदेंगे, आरबीआई कुछ बेचने जाएगा, बैंक उसे खरीदेंगे, तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस का पैसा आरबीआई सोख लेगा इस तरह से। दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ठीक इसका उल्टा भी ओपन मार्केट में जरूरत पड़ने पे जो है वो बेचा है, लिक्विडिटी सक कर ली, आगे चल के जरूरत जब फिर से पड़ेगी
तो वो चीज जो है वो सेल हो जाए, जो है परचेज हो जाएगी और लिक्विडिटी वापस छोड़ देगा उसमें। बहुत सिंपल सी बात है, सोखता जैसा समझिए, सोखता जैसा काम करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का यही काम है कि आरबीआई के पास क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, कहो हाँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेके मार्केट में गए, कहो हाँ, उसको बोली लगाई कि लो भाई खरीद लो, इसको खरीदना चाहो तो खरीद लो, हम बेच रहे हैं इसे। बोला ठीक है खरीद लेते हैं, तो खरीदने के लिए पैसा आएगा, तो आरबीआई ने सारा पैसा सोख लिया। आगे चलकर जब जरूरत पड़ी, 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, जब भी 14 दिन बाद, 15 दिन बाद जब भी जरूरत पड़ी, तो उसे जो जो बेचा हुआ था वो पैसा लेके खड़ा है आरबीआई कि भाई आप अपना बेच दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं, अच्छा अच्छा पैसा दे देंगे, अच्छा रेट दे देंगे। तो एसेट्स वापस खरीद लिया, पैसा वापस छोड़ दिया इकोनॉमी में, लिक्विडिटी वापस आ गई इकोनॉमी में। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मनी सप्लाई का आरबीआई कर सकती है। सारे मेथड्स वही जा रहे हैं देखिए, लेकिन ऑब्वियसली ओपन मार्केट ऑपरेशन तो एकदम डायरेक्ट मेथड हो गया कि नहीं हो गया, सीधे फटाफट सारा काम कर देने वाली चीज हो गई कि नहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, वो डायरेक्ट में भी कितना डायरेक्ट चीज हो गई अगर आप देखिए तो। ये बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? कुछ दिक्कत तो है नहीं इसमें, तो एकदम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग समझते जा रहे हैं। अब ये क्वालिटेटिव वाला क्या था सर? क्वांटिटेटिव तो समझ गए कि यानी कुल मिलाकर जो है, जो पैसा मूव कर रहा है उसके क्वांटम पे हम डाल रहे हैं सर। बोला हाँ, तो क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? क्वालिटेटिव का अर्थ हुआ कि किस टाइप का लोन कितना, इसमें पढ़ने लगे जब हम। कैरेक्टर, अमाउंट नहीं, कैरेक्टर पर जाने लगे, ये किस टाइप का लोन है। तो पता चला मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स कर दिया कि भाई अगर आप मेरे पास लोन लेने आएंगे, तो अगर आप 100 रुपए का सिक्योरिटी लेकर आए कि इसके अगेंस्ट लोन दे दो, तो हम 100 का 100 थोड़ा दे देंगे। समझे बात को? मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि हाँ ये बात ठीक है कि आप जो सिक्योरिटी लेकर आए हैं हमारे पास, उसकी वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन हम पूरे का लोन नहीं देंगे आपको। तो क्या करेंगे? 90 रुपया, 10 रुपीज समझिए मार्जिन मनी है, 10 हम अपने पास रखेंगे मार्जिन के तौर पे। समझ गए बात? इस चीज क्लियर, एकदम क्लियर चीज। तो अगर मार्जिन बढ़ाते जाओगे तो उस सिक्योरिटी अगेंस्ट के अगेंस्ट जो बेचारा अपना सिक्योरिटी रख के लेने आया है लोन, उसको कम लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप अपना मार्जिन बढ़ा लेंगे कि इतना मार्जिन मनी रखूंगा मैं, तो वो लिक्विडिटी कम हो गई कि नहीं हो गई? तो आप डिसाइड कर सकते हैं, इससे क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जिस प्रकार के लोन को कम करना हो मार्केट, उस प्रकार की सिक्योरिटीज पर मार्जिन मनी बढ़ा दी। अब आप समझे कि क्यों ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में क्यों नहीं रखा है इसको? डू यू गेट इट नाउ? क्योंकि यहाँ नेचर भी तय किया जा सकता है, अमाउंट नहीं, नेचर। तो आप नेचर भी तय कर सकते हैं कि नहीं, हम जो है सब पर थोड़ा रख देंगे मार्जिन मनी, इस वाला इस वाला इस वाला, ये 3 तरह के लोन्स हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़ा कम जाए, उनको पैसा जो है उस तरह का पैसा जो है कम जाए मार्केट में, तो उसका मार्जिन बढ़ा दिया। अंडरस्टैंड? दूसरा है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ध्यान से सुनिएगा बात को। अभी आरबीआई कभी जो है किसी पब्लिक से डील करता है डायरेक्टली? नहीं ना, उसका ज्यादा बैंक से, कमर्शियल बैंक्स वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब ये आरबीआई जो डील तो नहीं करता है इस एग्जांपल में भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी फिक्स करने लगे, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी फिक्स हो कि उसका जो इफेक्ट है डायरेक्ट कंज्यूमर पे पड़े। बैंक पे, बैंक वाला तो आप देख ही रहे हैं, ये सब बैंक वाले ही हैं, अगल बगल जितना भी दिख रहा है ये सब ज्यादातर बैंक वाले ही। ठीक है, ये देखिए कंज्यूमर वाला है कि कंज्यूमर को भी अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। कैसे? बोला कि ये जो तय होता है ना कि आप जो है फ्रिज खरीद, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, ये फलाना इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाएंगे, ये खरीदने जाएंगे, उस पर जो है भाई इतना फाइनेंस मिल सकता है या इतनी इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो चीज है ये भी आरबीआई फिक्स कर सकती है। और इस प्रकार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कितना पैसा लग रहा है, तो टाइप ऑफ लोन जो है वो अफेक्ट कर सकती है आरबीआई। समझ गए? दूसरा पॉइंट भी समझ गए? आप जानते नहीं है कि कितना जो है डाउन पेमेंट कितना होगा और कितना का जो है इंस्टॉलमेंट बनेगा। ये सब चीज अगर आरबीआई फिक्स कर देगी, तो पब्लिक का जो बिहेवियर है, कंज्यूमर का बिहेवियर है, कंज्यूमर के पेमेंट मेथड पर, कंज्यूमर के मनी सप्लाई पर आरबीआई इफेक्ट नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का अगर कोई बैंक, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई बैंक सिक्योरिटी लेकर जाता है आरबीआई के पास, या कोई कंज्यूमर जाता है सिक्योरिटी लेकर आरबीआई बैंक्स के पास, किसी भी बैंक के पास अगर आप कोई सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या किसी तरह की सिक्योरिटीज जो कि मार्केट में फ्रीली जो है एक्सेप्ट की जाती है, उसे लेकर जाए आप, और उसमें जो है 7% मान लीजिए कोई कहे 10%, कोई कहे 15% मार्जिन रखेंगे, तो 100 रुपए की सिक्योरिटी जो सरेंडर की गई है बैंक को, इसके बदले हमको दे दीजिए, उसके बदले 85 रुपया ही तो मिला।
तो मार्जिन बढ़ाकर, मार्जिन जो अगर आप बढ़ा दें तो जो कैश फ्लो वैल्यू उसकी सेम है। देखिए हालत कि सिक्योरिटी इस लायक है वाकई कि 100 रुपया का लोन उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन मार्जिन अगर आप बढ़ा देंगे तो 85 ही जाएगा। तो इस प्रकार डिफरेंट, जैसे जो है अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की, जिस पर कोई इनकम्बरेंस नहीं है, सिक्योरिटीज के तमाम क्लासेस होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं तो आप उसकी मार्जिन मनी का एनहेंसमेंट कर सकते हैं। 15% कर दीजिएगा तो 85 रुपया ही मिलेगा उसे, 10% कर दीजिएगा 90 रुपया मिल जाएगा, 5% मार्जिन चाहिए तो उसको 95 रुपीज रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार से वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किया जा सकता है क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी डिसाइड की जा सकती है कि भाई इस प्रकार के हम, अगर आपका ये वाला जैसे गोल्ड में मान लीजिए कर दीजिए कि ये 24 कैरेट में ये स्कीम है, 22 कैरेट वाले में ये स्कीम है, तो आप क्वालिटी भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन चीज ज्यादा बिकेगी, कौन चीज कम बिकेगी, इस तरह से। हाँ, एनबीएफसी के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। यस, एनबीएफसी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे जिसको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक्स को अलाउड है। अभी आगे हम देखेंगे। फटाफट पहले मैं बता देता हूं हल्का सा, ये तो पढ़ेंगे, आप गूगल करेंगे, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी आपको आएगी। फिर आरबीआई समय समय पे गाइडलाइन भी इशू करती रहती है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो बैंक को फॉलो करनी होती है। क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है, अगर मान लो उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस किसी पर्टिकुलर फील्ड में करना है तो वो फिक्स कर देता है। उस कैटेगरी के लोन्स और एडवांसेस के लिए वो अपर लिमिट फिक्स कर देता है कि भाई इससे ज्यादा इस कैटेगरी में लोन नहीं देंगे आप, बैंक्स को डायरेक्शन दे सकता है। फिर क्वालिटी इफेक्ट हो गई, सेक्टर इफेक्ट हो जाएगा, इस सेक्टर में नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं भाई। अच्छा किया बता दिया। ओजू, हाँ, तो क्रेडिट का रेशनिंग हो गया। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट समृद्धि। अगला चीज है मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का क्या मतलब हुआ कि आरबीआई समय समय पर अपील करता रहा है कि भाई इस प्रकार के जो हैबिट्स ना रखिए, मार्केट को अफेक्ट करना चाहे। यस 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 आदित्य, इट हैज, वी विल सी, इट डज हैव अ डायरेक्ट रोल। वैसे तो उन्होंने लेंडिंग रेट को डिरेगुलेट किया है, अभी आगे एक टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है कि आप इस पर्टिकुलर रेट के नीचे लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होम लोन है तो ये रेट रहना चाहिए मिनिमम, बेस रेट उसे कहते हैं। बेस रेट का जो कॉन्सेप्ट है और प्राइम लेंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे वो इफेक्ट करता रहा है, वो भी हम जानेंगे। एक मिनट लगा लो। ये बहुत ही डायनेमिक फील्ड है एक्चुअली दोस्तों। तो मैं भी जो है क्लासिकली सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, लेकिन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों को देखने में। तो एक मोरल सुएजन की बात हो गई, और लास्ट है डायरेक्ट एक्शन, कि सारी गाइडलाइंस और सबके बाद भी इफ अ पर्टिकुलर बैंक और अ क्लास ऑफ बैंक डज नॉट कंप्लाई, अगर नहीं बात मान रहा है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन आरबीआई कर सकती है, या उसके खिलाफ पेनल इंटरेस्ट लगा सकती है। पेनल इंटरेस्ट के साथ साथ उसको उसके जो है रिफ्यूज कर सकती है कि तुम्हारा सिक्योरिटी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह के डायरेक्ट एक्शन करके भी वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है आरबीआई। ठीक है, ये एग्जाम्पल लास्ट में आपको देना चाहता हूं ताकि आपको एकदम से सब क्लियर हो जाए, कभी कोई कंफ्यूजन न रहे। ये एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान से समझ लें, फिर उसके बाद अगली क्लास में देखा जाएगा। और आपके जितने भी सवाल आज पूछे गए हैं सबका उत्तर कहीं ना कहीं है, एक्सेप्ट क्योंकि मैं नहीं जानता हूं उस बारे में अच्छे से, इसलिए मैंने उसको टाला है अभी। वो है कि आखिर एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को जो आदित्य ने पूछा, उसके बारे में देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग कि मैंने कभी ध्यान से इसको पढ़ा नहीं, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि जरूर उनकी लिक्विडिटी, उनको लिक्विडेट करने में और बैंक के एफडी को लिक्विडेट करने में अंतर होता होगा, इसीलिए उनको इसमें नहीं रखा गया है, इसलिए वो मनी को सही से रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा। दैट इज व्हाई दैट मस्ट बी, हम इस पर जरूर पॉइंट आउट करेंगे। ये कैसे छिप गया ऑप्शन टू, कोई बात नहीं, आप देखते जाइए, ध्यान से समझे मेरी बात को। 3 सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगा और हम इन 3 सिचुएशन के तहत प्रयास करेंगे समझने का कि आरबीआई का रोल कैसे होता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। कैसे, सबसे पहले इधर ही से चलते हैं। आप जानते हैं कि बॉर्डर्स अब ओपन हो गए हैं, मतलब बॉर्डर्स ये वाले नहीं, इकोनॉमिक बॉर्डर्स। 1991 के बाद से सारे इकोनॉमिक जो बॉर्डर्स हैं वो सब ओपन हो चुके हैं भाई। तो ओपन हो चुके हैं तो फॉरेक्स का आना जाना है कि नहीं है?
फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का आना जाना हो गया एकदम फ्रीली, और मार्केट को हम सरेंडर भी कर चुके हैं भाई, कि हमने मार्केट को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, कि अब जो होगा वो जब तक जरूरत पड़ेगी हम जहां तक हो सकेगा नहीं करेंगे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे भाई, मार्केट के हवाले है सब कुछ। अब आप मुझे बताएं, माना कि एक ऐसा टाइम था जब डॉलर और रुपया एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में थे, जो लोग फोन पे देख रहे होंगे उनको छोटा पड़ रहा होगा, ऐसे कर देता हूं। माना कि डॉलर और रुपया एक दूसरे से एक समय ऐसा था जब इक्विलिब्रियम में थे, ठीक, $3 के अगेंस्ट $3 से, डिमांड सप्लाई समझिए, जैसे किसी भी गुड्स, कॉमन गुड्स का आप बात करते हैं उनका बात कर लीजिए, दोनों सप्लाई में थे। अचानक क्या हुआ, किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से या जो भी कारण है उसकी वजह से जो है वो डॉलर भर आया, एक एक्स्ट्रा डॉलर आ गया। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, एक एक्स्ट्रा डॉलर नहीं आ गया, आप समझिए कि डॉलर्स की एक्सेस हो गई रुपए के ऊपर, ठीक। फॉरेक्स जो है, डॉलर ही क्यों, कोई भी फॉरेक्स है उसका एक्सेस हो गया, भरा जा रहा है, रुपया जो है उतना ही है। तो मनी, रुपए का जो सप्लाई है वो उतना ही है, और डॉलर का जो सप्लाई है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो रुपए, क्योंकि ये आपस में भी इक्विलिब्रियम में है, और डिमांड सप्लाई के जो फोर्सेस है उनका भी तो असर पड़ेगा इनके ऊपर। तो जब किसी का सप्लाई जबरदस्ती बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बताओ भाई चैट बॉक्स में। जो सप्लाई जबरदस्ती बढ़ जाए तो प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है शुभम, ये तो आप लोग नहीं जानते, ये इस पर कितना पढ़ाई किया है हम लोगों ने। गिर जाएगा प्राइस, यही तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, यही तो है भाई। अच्छा गिर जाएगा, अब सुनो ध्यान से सुनो हमारी बात। तो इसका जो है वो प्राइस गिर जाएगा का क्या मतलब क्या हुआ, किसके कंपैरिजन में इसका प्राइस गिर जाएगा, रुपए के कंपैरिजन में, समझे बात। समझ गए। एक वो देखेंगे किसी ने जवाब दिया है, अच्छा हो सकता है ये सही पॉइंट हो। नीति ने कुछ लिखा है, NSE is not considered because it is not controlled by RBI, but maybe I do not know. I will not like to guess. I will do some research and then get back to you. Sir, value will decrease and price will, हाँ ठीक है, कुल मिलाकर होगा क्या कि डॉलर की रुपए की तुलना में डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, जब बढ़ा जा रहा है और रुपए के अगेंस्ट जो है, तो रुपया इसमें अप्रिशिएट कर जाएगा। और अब तुम बताओ कि रुपया अगर अप्रिशिएट कर गया तो इंडिया के इंपोर्टर को नुकसान होगा कि एक्सपोर्टर को। इतना बार पढ़ा चुके हैं तो कुछ बताओ भी भाई। सही बात है, यानी रुपए के टर्म्स में जो चीज बना के इंडियन को बेचने जाएगा तो बाहर वाले को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए महंगा हो जाएगा ना भाई, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा ना एक्सपोर्ट। समझ गए ना बात। कुल मिलाकर वापस आ जाओ, वो पर्पस नहीं था बताने का। मैं पूछ ये रहा हूं कि यहां तक आप समझ गए ना कि क्यों रुपया अप्रिशिएट क्यों कर जाएगा, यहां तक आप समझ गए। अब इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रुपए की अप्रिशिएट करने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये जरूरी है कि नहीं है कि जो है कुछ ऐसा हो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि मनी से संबंधित मैटर है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए, ऐसा कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें कि रुपया एक लेवल के बियॉन्ड कहीं ज्यादा अप्रिशिएट ना होता जाए, नहीं तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप समझे मेरी बात को। तो अब क्या करें, अब तुम बताओ क्या रास्ता है इसके पास। चलो माना कि ये जिम्मेदारी आरबीआई की है, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको कि जब से इकोनॉमी खुली है तब से आरबीआई का एक और जिम्मेदारी हो गया है। उस जिम्मेदारी का क्या नाम है, चैट बॉक्स में लिखो जरा। जब से इकोनॉमी ओपन अप हो गई है तब से आरबीआई की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तीसरी। पहले दो ही थे, करेंसी कंट्रोल और क्रेडिट कंट्रोल थे पहले, तीसरा क्या हो गया है, एब्सोल्युटली आदित्य, बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सब लोग सही, जया आस्तिक, वंडरफुल, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है शुभम, जिम्मेदारी है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब इसको भाई स्टेबलाइज करिए, इसको कहीं फिर से हिसाब किताब बराबर करिए इनका। तो अब इनका हिसाब किताब बराबर करने के लिए क्या जरूरत है कि ये जो एक्स्ट्रा डॉलर है वो कहीं से सोख लिया जाए, यही ना भाई, यही बतिया है ना कि सोख लिया जाए। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन 1 क्या है कि भाई तुम्हारे पास रुपया है, आरबीआई के पास ये रुपया है, इसने रुपया खर्च करके मार्केट से डॉलर खरीद लिया, तो बैलेंस हो गया। ठीक बात है, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ बोला थोड़ा, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि ये समझ गए तो आपको कभी मॉनेटरी पॉलिसी किसी तरह का जो
कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी. वंस एंड फॉर एवर. दिस इज क्लियर that in order to remove the extra supply of dollars or forex, RBI would have to step in, and there are the first method plus method can be that the RBI absorbs this dollar. और ऐसे थोड़ा है, मतलब absorbs का क्या मतलब, फ्री थोड़ा पड़ा हुआ है, उसके बदले में रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ना. ठीक, तो रुपया पेमेंट कर दे. दिक्कत क्या है इस मेथड में, दिक्कत क्या है, कोई बता सकता है? या थोड़ा सा सवाल बदल के पूछता हूं मैं कि अगर इकोनॉमी में रुपया का जो है सप्लाई वो बढ़ जाए, खूब रुपया हो जाए सबके पास, मनी का सप्लाई खूब बढ़ जाए, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एग्जैक्टली आदित्य, बहुत शाबाश शाबाश, सब लोग समझ रहे हैं. ठीक, बिल्कुल ठीक. तो इस वाले मेथड में दिक्कत ये है कि रुपया जो है वो डॉलर के बराबर तो कर सकता है, लेकिन रुपया बढ़ जाने से जो हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा. तो बोला तब क्या करें भाई? तो फिर रास्ता ही क्या है? आप कह रहे हैं कि डॉलर भी हटा लो मार्केट से, और फिर बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये कैसे होगा? ओरिजिनल भी नहीं चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए, याद है डायलॉग? ठीक है, तो ये कैसे होगा भाई? ये कैसे किया जाए इसको? तो बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि डॉलर भी सोख लिया जाए और रुपया इसके बदले में ना रिलीज करना पड़े. बोला ये कैसे होगा? कुछ तो रिलीज करना ही पड़ेगा आपको, फ्री में तो मिलेगा नहीं. तो बोला ठीक है ना, हम बोलते हैं ना, हम कर रहे हैं ना, हम ऐसा करेंगे कि हम रुपया नहीं सप्लाई करेंगे, हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेंगे. इसमें जो हमारे पास एसेट्स है बाकी, वो एसेट्स मार्केट में हम दे देंगे, ताकि डॉलर भी हमारे पास आ जाए और रुपया भी हमारे पास से जाए ना. इस प्रकार तब जाके ये बैलेंस होगा, जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा, स्टेटस को फिर से आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा. बोला हाँ ये हो सकता है. यही मेरे दोस्तों, एक्सेस डॉलर को एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को, जिसको भी बेचना हो उनको बेचना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहलाता है. और ये जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हो रही है, इस तरह की कोई भी प्रोसेस जो कि बाहर से आने वाले फॉरेक्स के शॉक, जो शॉक है, एक्स्ट्रा सप्लाई से जो शॉक लगता है उसको. अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऐसे करते हैं हम, कोरोना जब से आया है तब से ऐसे हाथ में छिक छिक करके जो करते हैं, इससे क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? सैनिटाइजेशन नहीं? सैनिटाइज करते हैं ना भाई. अच्छा ये तो सैनिटाइजेशन हो गया. और सर्जन जो है वो ऑपरेशन करने से पहले कैंची अपना और वो सब जो है डिटॉल में डालना, स्पिरिट में डालना, उसके लिए क्या शब्द यूज होता है कि जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए, उसको जो है उसको, उसके लिए क्या शब्द यूज होता है भाई बताओ? क्या पूछा जाता है कि ये सुई प्रॉपरली ये है कि नहीं है? हाँ अविनाश, बिल्कुल सही बात, समझ गए आप लोग. तो जो गंदगी है, जो गड़बड़ी है, उसको स्टेरिलाइज कर दिया जाए, जो माइक्रोब्स है उसको स्टेरिलाइज किया जाए कि वो है तो, वो आ तो गया है लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ना पड़े, वो स्टेरिलाइजेशन है. इसी प्रोसेस को, इन सभी तरह की जो प्रोसेसेस हैं जो कि इस तरह की किसी भी विसंगति को बैठाने का प्रयास करते हैं कि इसका इफेक्ट ना पड़े भाई, इसको स्टेरिलाइज करो, इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है. ठीक बात है, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो स्टेरिलाइज कर रही है, ऐसा बोला जाएगा. एक एस्पेक्ट तो ये आप समझ गए, इसे कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझ गए. अब दूसरा पक्ष देखो, अंदर का, ये तो बाहर वाला चीज दिक्कत हो गया. अब कुछ आंतरिक समस्याएं भी हमारी हैं, जैसे पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेक्टर को ले ली, इसमें बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग तरह के भी हैं, इंश्योरेंस फलाना धमाका, बहुत सारे लोग हैं इसमें, सिर्फ बैंक की बात नहीं हो रही. इनसे ये अगर आरबीआई के पास आवे पैसा लेने के लिए, ठीक है, आरबीआई के पास ये लोग पैसा लेने के लिए या लेन देन के लिए पैसे के लिए आवे, तब भी क्या आरबीआई अफेक्ट कर सकती है मनी की सप्लाई? बिल्कुल कर सकती है. तो जो भी इनको आरबीआई का क्लाइंट कह लीजिए, ठीक है, वो बोरोविंग करने आ सकते हैं कि भाई हमारे पास भी, जैसे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा था, तो कभी ना कभी खरीदा होगा इन्हीं लोगों ने ना भाई, घूम घुमा के. तो मान लो इन लोगों ने खरीद लिया उस समय, चलो ऐसे ही चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा. ये 1 जनवरी को ये घटना हुई थी, जो अभी तक हमने पढ़ी वो 1 जनवरी को हुआ, ठीक मान लो.
अब पता चला कि फरवरी आते आते माहौल फिर से थोड़ा गड़बड़ाने लगा। बोला क्या गड़बड़ाने लगा? बोला इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, इन लोगों को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये लोग खरीद लिए थे आरबीआई से, जिसके बदले में फॉरेक्स दे दिया था ना, ऐसा समझो, है ना, डॉलर वह सोख गया था पूरा। अब वो इनके पास पड़ी हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो पता चला इनमें से किसी को भी मान लीजिए तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके तो आएगा कि भैया लो हमें पैसा दो, हमको जरूरत पड़ गई है पैसे की। समझ गए बात? वो ऑब्लिगेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वही उसको बॉन्ड कह लीजिए। सिक्योरिटीज बॉन्ड भी एक कैटेगरी होती है सिक्योरिटीज। तो उसका जो है उसको कभी भी भुनाने के लिए लोग आ सकते हैं कि अब पैसा दीजिए भाई, हमको जरूरत है, ये ले लीजिए अपना वापस, जो भी लेना था, जो प्रॉफिट कमाना हो कमा लीजिए, लेकिन हमको पैसा दीजिए, जरूरत है, ठीक है। और बैंक की अगर बात करेंगे तो वो, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अब यहाँ पर जो है महीन बात करने जा रहा हूं। अगर कोई बैंक आरबीआई के पास आवे और कहे कि ये सिक्योरिटीज ले लो भैया, हमको छोड़ो, तो आरबीआई उसको बोल सकता है कि नहीं, कि एक मिनट तुम्हारा एसएलआर कितना है? तो बोला 18% है। और बोला तुम्हारा टोटल एसेट्स कितना है? बोला 100। ठीक है, समझे? तो टोटल जो तुम्हारे पास सिक्योरिटीज है उसमें से एसएलआर में रखने के लिए भी तो तुम बाध्य हो। तुम समझ बात, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है स्टैट्यूट में कि आपका एसएलआर 18% होगा, यानी टोटल जो पैसा आप लगा रहे हो उसमें 18% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है। तो बोला वो तो हम पहले भी लगाए रखे थे ना, ये तो आपने बीच में आके बेचा ये सब जो है डॉलर सोखने के लिए, तब हमने खरीदा। तो बोला ठीक है, आप इस एसएलआर को बिना डिस्टर्ब किए हुए बाकी एक्स्ट्रा है वो हमको बेच दो, उसको हमको दे दो, उसके बदले में हम पैसा दे देंगे। ध्यान समझ गए बात? आरबीआई यदि किसी को लिक्विडिटी देने को तैयार हो जाए, लेकिन इस शर्त पर कि आप कम से कम एसएलआर वाला डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हम नहीं खरीदेंगे, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके ओवर एंड अबव अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो हमको दे दो, वो हम उसके लिए हम पैसा दे देंगे। वो ठीक है, वो चलता है, क्योंकि किसी नियम को कोई नियम नहीं टूट रहा है। समझे बात? आप बात समझ गए कि आप 18% जो मेंटेन करना है उतना मेंटेन कर लो। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हमने नहीं पढ़ा था कि यह नियम है कि बैंक को अपने पूरे जो भी उसकी लायबिलिटीज है उसका 1% गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी रखना पड़ता है। तो आरबीआई से ये कह रहा है कि ये जो इतना सारा लेके आए हो बेचने, इसमें वो भी ना बेच डालना, हमको उल्लू ना बना देना कि वो भी बेच दो जो एसएलआर के लिए तुम्हें रखना जरूरी है। समझ गए? वो कह रहा है बैंक। तो जब ओवर एंड अबव एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाए, दी जाए और आरबीआई उसके बदले में पैसा देने को तैयार हो जाए, उसे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ऑलराइट, समझ गए बात? बहुत छोटा छोटा महीन महीन अंतर है, ठीक है। ये सबके लिए ओपन है भाई, और ये फैसिलिटी जो है वो जिसके ऊपर एसएलआर लागू होता है नहीं होता है, जिसके लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबके ऊपर है। लेकिन एक और स्कीम है ये, ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो क्या है? वो सिर्फ बैंक्स के लिए है। पहली बात तो ये मोर और लेस सब सेम ही रहेगा, छोटे छोटे अंतर है। वो बैंक्स के लिए है सिर्फ, और ज्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के, छोटी मोटी, हाँ छोटी मोटी बोरोइंग आपको करनी है, ओवरनाइट बोरोइंग करनी है तो हाँ आप अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दीजिए, और इसमें हम वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। ये इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट एक्चुअली होती है। तो बैंक्स को अगर इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जो आसपास से आपस में नहीं मिल पा रहा है, इंटर बैंक वगैरह में पैसा नहीं मिल, सब खत्म हो गया है, पता चला सब सूख चुका है और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, तो आइए आपका स्वागत है। और इसमें हम आपको वो भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। कौन सी रेस्ट्रिक्शन? चैट में डालो, कौन सी रेस्ट्रिक्शन? जो यहां रखी थी LAF के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली रमाकांत, एसएलआर की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं, चलो आप वो भी दे दो हमको सिक्योरिटी, उसके लिए भी पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन इतना आसान है क्या? तब सब लोग यही नहीं ले लेगा, MSF ही नहीं ले लेगा, इतना आसान है तो बोला, लेकिन तब इंटरेस्ट हाई होगा भाई, उसका उसका भाई सही बात है, हर चीज का संतुलन होता है, हर चीज का एक जो है हर चीज की कॉस्ट होगी। तो MSF में बोला कि इसकी रेट ज्यादा होगी भाई, लेकिन ये जाने रही है, और ये एक ही रात के लिए देंगे बस। समझ गया मेरी बात? तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बहुत ही फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मेरे हिसाब से ये है ना।
तो मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, एलएएफ हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और एमएसएस हो गया, मार्केट स्टेबलाइजेशन। समझ गए? तीनों का तीनों अच्छे से समझ गए, कोई कंफ्यूजन किसी को होना भी नहीं चाहिए। अब इन्हीं चीज को हम कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस ये रेट देख लो, जहां तक आ ही गए हो। नहीं, इसके लिए रेपो और रिवर्स रेपो समझना जरूरी है, इसलिए अभी रुक जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और बहुत ज्यादा इस पर स्टडी करने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो आप। कल इसको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम तैयार करेंगे, डू नॉट वरी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके, और जो आज क्वेश्चंस कुछ अगर अनआंसर्ड रह गए हैं, कोशिश करेंगे कि उसको भी पूरा करें। ओके, चलो, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।